इस क्यूट से बच्चे का नाम कोतारो है और ये इस लड़के रयू का छोटा भाई है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। आज एक स्कूल की चेयरवुमन से मिलने जा रहे हैं जिसके बच्चे भी उसी प्लेन क्रैश में चल बसे थे और अब वो उन्हें गोद लेना चाहती है। कमरे में आते ही चेयरवुमन बोलती है कि वो इतनी देरी से क्यों आ रहे, वो सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। उसके जवाब में कोतारो उसे बुढ़िया कह देता है। रयू तुरंत उसका मुंह बंद कर लेता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद चेयरवुमन कहती है कि वहाँ रहने के बदले रयू को उसके स्कूल में बेबी सीटर की पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। बाद में सेगावा उन्हें डे केयर तक ले जाता है जहाँ वो देखते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। सेगावा बताता है कि बेबी सीटर क्लब है जो कि चेयरवुमन के बेटे ने खोला था, लेकिन कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी खुला ही नहीं। रयू कहता है कि क्लब का पहला मेंबर होने के नाते वो क्लब के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। सेगावा अपने आंसू पोंछने लगता है ये कहते हुए कि उसकी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसके बाद वो रयू को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। रयू रूम का दरवाजा खोलता है और सभी बच्चे खेलना बंद करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। बच्चे एक लड़के के पीछे जाके छिप जाते हैं और उनमें से एक बच्चा उस लड़के के कान में चिल्ला देता है और वो जाग जाता है। रयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नया बेबी सीटर है। लड़का कहता है कि उसने उनके बारे में सुन रखा है। वो अपना नाम यूसेदा बताता है जो कि उसी स्कूल से पढ़ा है और वहाँ का इकलौता केयरटेकर है। बच्चे यूसेदा से पूछते कि क्या वो उनके साथ खेल सकते हैं। यूसेदा कहता है कि पहले तुम सब खुद को इंट्रोड्यूस करो और सभी बच्चे एक साथ अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। यूसेदा उनसे एक एक करके लाइन से अपना नाम बताने को कहता है। पहली बच्ची है केरिन, दूसरा ताका, तीसरा ताकुमा जिसका जुड़ा भाई काजुमा और सबसे छोटी मिदोरी। उसके बाद रयू कोतारो को इंट्रोड्यूस करता है, उसे नीचे उतारता है। ताका उसे शैतान बुलाने लगता है और सभी बच्चों से उस पर हमला करने को कहता है। रयू उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो उनके लिए शैतान बन सकता है। वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। कोई उसे तलवार भोंक रहा था तो कोई उसका गला खींच रहा होता है। कोतारो देखता है कि उसके भाई को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है, लेकिन हर बार पीछे ढकेल दिया जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रयू कहता है कि वो ठीक है और उसे कहीं और जाके खेलने को कहता है। कोतारो बुक शेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और देखता है कि दूसरे बच्चों ने उसके भाई को घेर लिया है। यूसेदा उससे पूछता है कि क्या उसे अपना भाई वापस चाहिए। कोतारो मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किताब पढ़ दूं, जिस पर कोतारो अपना सिर हिलाते हुए रयू की तरफ देखता है। यूसेदा को समझ आ जाता है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसका सिर हिलाते हुए कहता है कि रयू तब तक उसे नहीं नोटिस कर पाएगा जब तक वो उसे खुद नहीं बुलाएगा। उसके बाद यूसेदा रयू को बुलाता है और बताता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है। वो मिदोरी को रयू को देता है और पूछता है कि क्या वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा। रयू कहता है कि हाँ वो संभाल लेगा। यूसेदा जाते जाते सोच रहा था कि अगर रयू कहता तो वो रुक जाता। अब रयू मिदोरी का डायपर बदलता है और ताका उसके बाल खींचने लगता है। किरिन उसके पास आती है और पूछती कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने खाना बनाया है। उसके बाद वो मिदोरी को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम मेरी बेटी। रयू उसे रोकता है और कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है। अचानक से किरिन बौरा जाती है क्योंकि दोनों जुड़वा भाई ने उसका पूरा खाना फैला दिया था। काजुमा गिर जाता है और रोने वाला होता है, लेकिन रयू उसे उठा लेता है। ताकुमा उसे सहलाने लगता है और कहता है कि ए दर्द छू मंतर हो जा, और काजुमा को थोड़ा ठीक लगने लगता है। किरिन अपने फैले हुए खाने को देखकर गुस्से में थी, इसलिए रयू उसका मन बहलाता है। दूसरी तरफ मिदोरी रोना शुरू कर देती है और रयू से गोदी लेता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है, उसका कान खींचने लगता है। रयू कोतारो की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और कोतारो अपना सिर हिलाता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है और रयू का ध्यान भटका देता है। तभी बच्चों की मम्मियां आ जाती है और बच्चे दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। किरिन की मम्मी पूछती है कि वो कौन है और रयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों की मम्मियां भी खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। मिदोरी की मम्मी का नाम युकारी, ताकुमा और काजुमा की मम्मी यूमी और किरिन की मम्मी याओई। रयू कहता है उसे उनसे मिलकर अच्छा लगा और अपने छोटे भाई कोतारो को भी इंट्रोड्यूस करता है। कोतारो किताब पढ़ने में बिजी होता है, वो सभी उसे हाय बोलती हैं। उसके बाद वो सब चली जाती हैं। जैसे ही रयू अंदर आता है तभी अचानक से ताका का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और कहता है ताका चलने का समय हो गया है। वो रयू की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। रयू कहता है कि वो वहाँ का दूसरा बेबी सीटर है और मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में है। ताका का बड़ा भाई बताता है कि वो हयाटो है और उसी का बैचमेट है, और पूछता है कि क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। रयू कहता है कि हाँ, और वो सोचता है कि वो थोड़ा डरावना तो दिखता है लेकिन दिल का साफ लगता है। ताका अपने भाई को बताता है कि वो घर नहीं जाएगा। हयाटो कहता है कि नहीं तुम चलोगे। ताका बोलता है कि नहीं, वो रयू के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता है। हयाटो उसके सिर पर टपली बजा देता है और ताका रोने लगता है। रयू कहता है कि उसे ताका को मारने की जरूरत नहीं है। ताका हयाटो के पैर में मुक्के मारने लगता है और कहता है कि वो मतलबी है। हयाटो सजेस्ट करता है कि रयू को अपने भाई की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो अकेला दिख रहा है। उसके बाद हयाटो ताका को लेकर वहां से चला जाता है। रयू कोतारो के पास आता है और पूछते कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो किताब पढ़ूं, लेकिन कोतारो उसके पैर पर गिर जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। वो तुरंत बाहर भागता है और हयाटो के पास आता है और पूछता है कि वहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ है क्योंकि उसके भाई को बहुत तेज बुखार है। हयाटो तुरंत ताका को अपनी मम्मी के ऑफिस में छोड़ देता है और रयू के साथ हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। रास्ते में रयू खुद को कोसता है कि उसने अपने छोटे भाई को ऐसे ही बिल्कुल अकेला क्यों छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में कोतारो बेड पर आराम कर रहा होता है और डॉक्टर रयू को बताता है कि बुखार शायद बदले हुए एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। बाद में नर्स रयू को बताती है कि जब कोतारो उठ जाए तब वो उसे घर ले जा सकता है। रयू बाहर आता है और अपने पेरेंट्स को कोतारो के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन तभी उसके आंसू फोन पर गिरने लगते हैं क्योंकि उसे याद आ गया था कि अब वो नहीं रहे। वही सोचकर रोने लगता है कि अब उसके मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे और अब सिर्फ उसके पास कोतारो ही है। तभी चेयरवुमन उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि आखिरकार तुम रो रहे हो। उसे अंतिम संस्कार का दिन याद आता है जब उसने देखा था कि सिर्फ रयू और कोतारो ही थे जो नहीं रोए। वो रयू को बताती कि जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। ये सुनकर रयू की आंखों से और आंसू आने लगते हैं। बाद में रयू हॉस्पिटल के अंदर जाता है और नर्स रोते हुए कोतारो के साथ बाहर आती है। वो बताती है कि जब से वो उठा है तब से रोए जा रहा है। कोतारो उसके पास जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रयू उसे गले लगा लेता है। रयू को लगता है कि कोतारो को भी समझ आ गया है कि अब वो अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाएंगे। उस रात चेयरवुमन उन्हें कंबल बनाने आती है।
उसके जाने के बाद रू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चेयरवुमन सही थी कि कोई भी अकेला नहीं होता। अगली सुबह चेयरवुमन साइकावा से पूछती कि ये बेकार फूल कहाँ से आए। साइकावा बताता है कि रू और कोतारो उन फूल को उनके लिए तोड़ के लाए थे। उसके बाद वो उन्हें फेंकने जा रहा होता है, लेकिन चेयरवुमन उसे रोक देती है और शर्माती हुई कहती कि अब उसने अपना मन बदल लिया है। इस बीच क्लास में टीचर रू से खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। पहले वो थोड़ा खिलाता है, लेकिन हयातो को देखकर उसे कॉन्फिडेंस आता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। डे केयर में ताका कोतारो से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ उसकी फेवरेट बुक पढ़ना चाहेगा। कोतारो अपना सिर हिलाता है और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। बाद में रू पावर रेंजर्स की बुक पढ़ता है और ताका कहता है कि वो रेड रेंजर है, लेकिन ताकुमा रेड रेंजर बनना चाहता था और उसका भाई भी वही बनना चाहता था। किरण कहती है कि वो तो पिंक रेंजर है और युसेदा मिदोरी को गोदी में लिए सो जाता है। अगली सुबह रू उठता है और देखता है कि कोतारो उसकी छाती पर लेटा हुआ है। वो उठ के बैठ जाता है और उसे गले लगा देता है, ये सोचते हुए कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है। अचानक से रू चौंक जाता है क्योंकि चेयरवुमन जोर से दरवाजा खोलकर उसे बिस्तर से निकल के स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। सिकावा कहता है कि उसने पहले ही उनका नाश्ता और लंच तैयार कर दिया है। चेयरवुमन उन्हें लेक्चर दे रही थी कि तभी कोतारो उसके बाल पकड़ लेता है और उसे बुढ़िया कहने लगता है। वो उसे वार्निंग देती कि अगर उसने एक और बार उसे बुढ़िया बुलाया तो वो उसके बाल अपनी ही तरह कटवा देगी। उसके बाद रू को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाती है क्योंकि अब वो उसके स्कूल में पढ़ने वाला था। रू सोचता है कि उसने उसके लिए तकलीफ उठाकर एक नई यूनिफॉर्म खरीदी, इसलिए वो बुढ़िया को शुक्रिया कहता है। डे केयर में कोतारो अपने जूते उतार रहा होता है और युसेदा तो हैरान था कि उस घुसट बुढ़िया ने रू को यूनिफॉर्म खरीद कर दी। उसके बाद वो कोतारो को बताता है कि वो क्लास जा रहा है और लंच टाइम तक वापस आ जाएगा। क्लास की ओर जाते वक्त उसे शर्म आ रही थी क्योंकि कॉरिडोर में खड़े सभी बच्चे उसे घूर रहे थे। उसी वक्त हयातो उसके सामने आ जाता है और बताता है कि वो उसे इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि रू अपने साथ बच्चों को भी ले आया है। रू पीछे मुड़ता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। ताका समझाता है कि कोतारो उसका पीछा करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ आ गए। कोतारो रू के पास चला जाता है और सभी बच्चे रू से उसके साथ खेलने को कहते हैं। हयातो ने शांत करने के लिए मुक्का दिखाता है, जिस वजह से ताका रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक डरावनी सी लड़की से जाकर टकरा जाता है। वो पूछती है कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं और कहती कि क्या उन्होंने स्कूल को प्लेग्राउंड समझ लिया है। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और रू के पीछे छिप जाते हैं। वो माफी मांगता है और बच्चों को डे केयर में वापस ले जाता है। इस लड़की का नाम इनोमाटा है और ये स्कूल की टॉपर है, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से सभी स्टूडेंट उसे बेकार कमेंट पास कर रहे थे कि वो कितनी मतलबी है। हालांकि वो उन्हें इग्नोर करके आगे चली जाती है। रू और हयातो उन्हें डे केयर में वापस ले आते हैं और देखते हैं कि युसेदा घोड़े बेचकर सो रहा है। हयातो उसे मुक्का मारकर जगाता है। रू देखते हैं कि कोतारो उदास लग रहा है, इसलिए उसे बहलाने के लिए उसका सिर सहलाता है। तभी इनोमाटा वहाँ आ जाती है और ताका को उसका लंच देती है, जो कि वो भूल आया था। वो लंच उसकी मम्मी ने भिजवाया था, जो कि उनके स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसको वहाँ देखते ही बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। जैसे ही इनोमाटा वहाँ से जाने वाली थी तभी युसेदा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो हयातो से उसे नर्स के ऑफिस ले जाने को कहता है और रू और इनोमाटा से उसकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ध्यान रखने को कहता है। वो लोग कुछ नहीं बोल पाए और बस उसे जाते हुए देखते रह गए। रू इनोमाटा से कहता है कि वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा, इसलिए वो अपनी क्लास में वापस जा सकती है। वो कहती है कि वो युसेदा के दिए हुए काम को पूरा करेगी। हालांकि बच्चे उसे डर के मारे रू के पीछे जाके छिप जाते हैं। बाद में इनोमाटा मिदोरी को गोदी लेने का ऑफर करती है। वो शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है और तेजी से बोलती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। उसकी आवाज़ से मिदोरी उड़ जाती है। वो रोने लगती है और रू उसे चुप कराता है। ताका उसे तलवार चुभो देता है और सभी बच्चे उसे चुड़ैल बोलकर उस पर हमला कर देते हैं। इनोमाटा गुस्सा हो जाती है और उन्हें डराते हुए कहती है कि वो चुड़ैल किसे बोल रहे हैं। तभी रू देखता है कि इनोमाटा रो रही है, इसलिए वो सभी बच्चों से उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगने को कहता है। हालांकि इनोमाटा इस तरह की जबरदस्ती वाली माफी नहीं सुनना चाहती थी। उसे तो रू के लिए बुला रख जाता है क्योंकि उसे इतने बदतमीज बच्चों को संभालना पड़ रहा है। रू मुस्कुराता है और कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं है, लेकिन तभी इनोमाटा उसे पिलो फेंक कर मार देती है और कहती है कि मेरे सामने इस तरह मत मुस्कुराओ। वो उस पर चीजें फेंकती जाती है और रोते हुए कहती है कि बच्चे रू को तो पसंद करते हैं, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसमें वो अच्छी है। किरण उसके पैर पर अपना हाथ रख देती है और इनोमाटा अपने आंसू पोंछती है। किरण कहती है कि मत रो और सभी बच्चे आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। वो उन्हें गले लगा लेती है और सभी बच्चे उसे सॉरी कहते हैं और वो जल्द ही बच्चों के साथ सो जाती है। बाद में कोतारो अपनी टी शर्ट में बने हुए टाइगर को देखता है और रू पूछता है कि वो उसे क्यों देख रहा है। किरण बताती कि वो दुखी है क्योंकि ताका ने उसकी बेइज्जती करती थी, ये कहकर कि जो बिना असली शेर देखे शेर की टी शर्ट पहनते वो बोंदू होते हैं। ताका कहता है कि इसमें मैंने गलत क्या बोला है। हयातो उसके सिर पर मुक्का जड़ देता है और कोतारो को उसका मजाक उड़ाने के लिए डांटता है। ताका रोने लगता है और कहता है कि भाई आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और आप मुझसे नफरत करते हैं। हयातो एकदम सीधा सीधा बोल देता है कि ना तो वो उसे नफरत करता है और ना ही उसे पसंद करता है। जिसे सुनकर ताका और रोने लगता है और युसेदा के पास भाग जाता है। वो चिल्लाता है कि भाई मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हयातो ताका को उठा लेता है और उसे घर ले जाता है। बाद में रू कोतारो से वीकेंड में जू चलने को कहता है, जिसे सुनकर बाकी बच्चे भी उसके साथ वहाँ जाने को कहने लगते हैं। युसेदा आता है और कहता है कि उसे सभी बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए और वो भी साथ में चलने के लिए तैयार है क्योंकि उसे वीकेंड्स में काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। रात में खाने के वक्त रू चेयरवुमन से ट्रिप पे जाने की परमिशन मांगता है। वो मान तो जाती है, लेकिन युसेदा को एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि बच्चों की मम्मियाँ भी साथ में जा रही थी। रू उन्हें भी साथ में चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहते हुए कि उस जगह से जानवरों की बदबू आती है। ट्रिप के दिन साइकावा रू को एक बड़ा सा लंच बॉक्स देता है और ट्रिप के लिए कुछ पैसे देता है जो कि चेयरवुमन ने उसे दिए थे। जू में रू युसेदा को वो पैसे देता है जो चेयरवुमन ने उसे दिए थे। हालांकि वो मना कर देता है। वो बच्चों की फोटोज खींचता है और उनके पापा को भेजता है जो कि वहाँ नहीं आ पाए। हयातो वहाँ अपनी बेसबॉल ड्रेस पहनकर आता है और ताका को उतार देता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस पर जाना था। अब उनकी जू की ट्रिप शुरू हो जाती है और बच्चे सबसे पहले हाथी को देखकर हैरान हो जाते हैं। युसेदा उनकी अलग अलग जानवरों के साथ फोटो लेता है। बच्चे शेर को पिंजरे में से दहाड़ते हुए देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी मम्मियों के पास भाग जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। कोतारो अभी भी निडर शेर के सामने खड़ा होता है। हालांकि जब रू उसे देखता है तो पाता है कि वो डर के मारे जम चुका है।
वो उसे उठाता है और सोचता है कि अगर वो जंगल में होते तो सबसे पहले शेर कोतारो को ही खाता। बाद में वो लोग प्यारे प्यारे शेर के बच्चों को देखते हैं। योशिदा कहते हैं कि अब लंच का समय हो गया, इसलिए रयू रॉकर से अपना लंच लेने चला जाता है। वो देखते हैं कि कोतारो किसी चीज को ध्यान से देख रहा है। जब रयू मुड़ता है तो पाता है कि वो किसी परिवार को देख रहा था और वो तुरंत उनकी जगह अपने परिवार को इमेजिन करने लगता है। तभी योशिदा उसे खाने के लिए बुला लेता है। मम्मी से कहा कि रयू लंच बॉक्सेस की तारीफ करती है जिसमें कई सारे प्यारे जानवर बने हुए थे। लंच के बाद योशिदा बच्चों की खरगोश के साथ तस्वीर लेता है, ये सोचते हुए कि उनके पापा लोग तो वो फोटो जरूर खरीदेंगे। तभी कोतारो एक भेड़ को देखकर उसे चेयरवुमन के साथ कंपेयर करने लगता है। वो दोनों उसके पास चले जाते हैं और योशिदा उनके फोटोज लेता है। बाद में ताका कोतारो को एक बाज दिखाने ले जाता है और डींगे हाँकता है कि उसके नाम का मतलब भी बाज है। रयू बताता है कि जो फैल्कन वहाँ बैठा है उसके नाम हायाबुसा में हयातो का हाया भी है। ताका उसकी बात नहीं मानता और कोतारो को अपने साथ ले जाता है। बाद में बच्चे खिलौनों की दुकान में चले जाते हैं और खिलौना उठा लेते हैं और अपनी मम्मी उसको उसे खरीदने को कहते हैं। भाई मेरी मम्मी तो दुकान वाले के सामने मुझे रसीद देती। कोतारो को कीचेन चाहिए थी जो कि चेयरवुमन की तरह दिख रही थी। रयू उसके पैसे देने चला जाता है और ताका को योशिदा के पास छोड़ देता है। योशिदा ताका से कहता है कि उसे उसके भाई के लिए भी कुछ ले लेना चाहिए, लेकिन ताका शर्माने लगता है और कहता है कि उसे अपने भाई के लिए कुछ नहीं चाहिए। तभी वो किसी को देखता है और उसे अपना भाई समझ लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। योशिदा उसे वहां से जाते हुए नहीं देख पाता क्योंकि वो उसके लिए खिलौना चुन रहा था। सभी योशिदा के पास आते हैं लेकिन ताका वहां नहीं था। दिन ढलने लगता है और ताका अपने भाई के पीछे भागा जा रहा था, लेकिन तभी आदमी अपनी घड़ी का समय देखता है और तब ताका को समझ आता है कि वो उसका भाई नहीं है। वो वापस जाने का फैसला करता है लेकिन लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो खो चुका है तब वो अपने भाई का नाम लेते हुए रोने लगता है। तभी हयातो वहां आ जाता है और उसे उठा लेता है। वो उसे भोंदू कहता है और बताता है कि एक आदमी को इतनी छोटी सी चीज के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। रयू भी वहां आ जाता है और ताका के साथ हयातो को देखकर उसके जान में जान आती है। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और माफी मांगने को कहता है। रात में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रयू हयातो को बताता है कि ताका उसके बिना अकेला महसूस कर रहा था। हयातो बताते कि वो इसलिए आया क्योंकि उसकी मम्मी ने ताका को अकेला छोड़ने के लिए उसे मारा था। कोतारो और ताका दोनों ही सो चुके थे। नींद में ताका कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और हयातो भी कहता है कि बेवकूफ मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता। रयू हयातो को चिढ़ाने लगता है कि भले ही वो हमेशा ताका को मारता रहता है लेकिन उसे पता है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अगले दिन कोतारो बुक पढ़ रहा होता है और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। योशिदा कैलेंडर देखता है और पाता है कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। वो सभी बच्चों को अपने नजदीक बुलाता है और अपना हाथ आगे फैलाता है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और कोतारो अपना हाथ योशिदा के हाथ पर रख देता है। योशिदा कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों की मम्मी का भेजा हुआ वैलेंटाइंस गिफ्ट मांग रहा हूँ। बच्चे बताते कि उनके पास तो कुछ नहीं है। इस बीच क्लास में लड़कियां वैलेंटाइंस डे की बातें कर रही थी। वो इस शर्मीली लड़की यूकी से पूछती कि क्या उसे कोई पसंद है, जिसे वो थोड़ा चौंक जाती है और शर्मा कर हंसने लगती है। एक लड़का रयू से पूछता है कि क्या उसे किसी ने वैलेंटाइन चॉकलेट दी है। जब रयू मना कर देता तब यूकी खुश हो जाती है क्योंकि रयू उसे पसंद था। उसी वक्त एक लड़की हयातो को चॉकलेट ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है ये कहते हुए कि वो उसे पसंद नहीं है। लड़के उस पर चिल्लाने लगते कि बेवकूफ अगर तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे दे। क्लास का मेन अट्रैक्शन यागी था जिसे ढेर सारी चॉकलेट मिली थी। हालांकि ये देखकर इनोमाता गुस्सा आ जाती है क्योंकि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर गिफ्ट देना बैन है। लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। यागी कहता है कि वो उनकी चॉकलेट्स को क्लास खत्म होने के बाद ले लेगा। उसके बाद वो इनोमाता से पूछता है कि कल तो तुम बेबी सिटर क्लब में थी ना, असल में मुझे भी बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो। इनोमाता को याद आता है कि डे केयर सेंटर नए मेंबर्स को ढूंढ रहा है, फिर भी वो गुस्से में उसे खुद से क्लब जाकर पूछने को कहती है और वहां से चली जाती है। यागी का दोस्त नेजू चुपचाप ये सब देख रहा था। इनोमाता को लड़कियों की बात याद आ रही थी कि वो सची तो बोल रही थी कि वो हर काम में टांग अड़ाती है। रोते हुए कहती है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ सभी का मजाक किरकिरा कर देती हूँ। उसे डे केयर जाने से डर लग रहा था, ये सोच करके शायद बच्चे भी उसे नफरत करते होंगे। दूसरी तरफ यागी बेबी सीटर रूम में जाता है और बेबी सीटर क्लब को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। रयू तो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि कोई और भी बेबी सिटिंग में इंटरेस्टेड है। उसके बाद वो सभी बच्चों का और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। यागी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और किरण के बालों की तारीफ करता है और वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो ताका से कहता है कि वो बिल्कुल अपने भाई की तरह कूल है। ताका बोलता है कि वो तो मैं हूँ ही। यागी मिडोरी की आंखों की तारीफ भी करता है जिससे वो भी खुश हो जाती है। वो ताकुमा और काजुमा से कहता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहे हैं। रयू तो ये देखकर हैरान था कि वो कितनी जल्दी बच्चों से घुल मिल गया। इस बीच लाइब्रेरी में इनोमाता दो लड़कों को बातें करते हुए सुन लेती है कि यागी हमेशा बच्चों को अजीब तरह से घूरता रहता है, इसलिए वो तुरंत डे केयर में बच्चों को बचाने चली जाती है। दूसरी तरफ यागी कोतारो को देखकर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट रयू को चिंता में डाल देती है। यागी कहता है कि कोतारो कितना गोल मटोल है। हालांकि वो उसके गालों को छू पाता उससे पहले ही इनोमाता वहां आ जाती है और धड़ाम से दरवाजा खोलती है और यागी को रुकने को कहती है। वो फर्श पर खून देखकर सदमे में आ जाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोतारो के गाल को छूने की वजह से यागी के नाक से खून आ रहा है। हालांकि तभी यागी के दोस्त नेजू वहां आ जाता है और यागी पर बच्चों को गलत तरीके से देखने का इल्जाम लगा देता है। डर के मारे रयू बच्चों को यागी से दूर ले जाता है। हालांकि यागी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खून तो बस ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से आया है। लेकिन नेजू कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक भी चॉकलेट खाते हुए नहीं देखा। वो उसे वहां से खींच कर ले जाते हैं और यागी क्लब ना ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। लेकिन वो पूछते हैं कि क्या वो कभी कभार आकर बच्चों के साथ खेल सकता है। बच्चों को अभी अभी चॉकलेट के बारे में पता चला था, इसलिए अब उन्हें वो खानी थी। यागी उन्हें कुछ चॉकलेट्स ऑफर करने जाता है लेकिन नेजू उसे रोक देता है। बच्चे इनोमाता से चॉकलेट मांगने जाते हैं लेकिन वो कहती है कि वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है और बच्चे रोने लगते हैं। हालांकि वो उनसे कहती है कि वो कल उनके लिए चॉकलेट्स ले आएगी और वो खुशी के मारे उछलने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रयू और इनोमाता साथ में घर जाते हैं। रास्ते में वो इनोमाता से रुकने के लिए बोलता है और एक स्टोर में चला जाता है। कुछ देर बाद रयू वापस आता है और कोतारो उसे एक चॉकलेट का बॉक्स देता है। रयू कहता है कि स्कूल के बाहर तो चॉकलेट दी ही जा सकती है, जिस पर इनोमाता कहती है कि बाकी लोग तो कहते हैं कि वो बहुत ओल्ड फैशन है। रयू कहता है कि उसे उसकी यही बात तो पसंद है और गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है।
रियो माता शर्म से पूरी लाल हो जाती है। यूकी छुपकर उनका पीछा कर रही थी और सोच रही थी कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। इस बीच यागी बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीद रहा था और नेज़ू को बताता है कि वो इमेजिन कर सकता है कि जब कोतारो चॉकलेट्स खाएगा तो कितना क्यूट लगेगा। ये सोच कर उसके नाक से खून आ जाता है। रात में सेकावा रियो और कोतारो को चॉकलेट्स ऑफर करता है जो उसने खुद बनाई थी। कोतारो एक चॉकलेट उठाने की कोशिश करता है, इसलिए सेकावा उसकी मदद कर देता है। चॉकलेट लेने के बाद कोतारो अपने भाई से मुंह खोलने को कहता है और रियो उसे खा लेता है और कोतारो को शुक्रिया कहता है और कोतारो खुश हो जाता है। इस बीच हिनोमाता बच्चों के लिए सबसे अच्छे चॉकलेट्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह फिजिकल की क्लास में लड़के ठंड के मारे कांप रहे थे। रियो हायातो से पूछता है कि वो इतनी ठंड में सीधा कैसे खड़ा है, जिस पर हायातो कहता है कि उसे ठंड नहीं लगती और लड़के बोलते हैं कि तुम पत्थर हो क्या। तभी यूसेदा बच्चों को एक ट्रॉली में ले आता है और बच्चे यूसेदा को उसे खोलने को कहते हैं। उसे खोलते ही सभी बच्चे रियो के पास भाग जाते हैं और रियो खुश हो जाता है। रियो यूसेदा से उस ट्रॉली के बारे में पूछता है और वो बताता है कि जब उसने कहीं जाना होता है तो वो बच्चों को उसी में बैठा देता है ताकि वो जानवरों की तरह इधर उधर न भागे। बच्चे कहते हैं कि यूसेदा बेवकूफ, हम जानवर नहीं है। जिस पर यूसेदा उन्हें डराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम लोगों को कोई अजीब आदमी किडनैप कर ले और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दे, तब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा और वो आदमी तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। रियो यूसेदा से उन्हें ना डराने के लिए कहता है क्योंकि वो सच में काफी डर गए थे, लेकिन वो बच्चों को अजनबियों से दूर रहने को जरूर कहता है। बाकी लड़के देखते हैं कि रियो के आसपास बच्चे होने की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही है, इसलिए वो भी बच्चों की तरफ बहुत अजीब तरह से जाने लगते हैं। वो उन्हें पकड़ते हैं और तो और उनके लिए लड़ने तक लगते हैं। एक अजनबी आदमी दूर से बच्चों को देख रहा था। रियो दो स्टूडेंट्स को किरिन को लेने से रोक रहा था जो कि यूसेदा के पीछे छिपी हुई थी। ताका अपने भाई के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। एक लड़का काजुमा को पकड़ लेता है और वो डर के मारे रोने लगता है। रियो ताकुमा को झाड़ियों में घुसते हुए देख लेता है और उसे वापस आने को कहता है। वो अजनबी उसके सामने उसे उठाने के लिए तैयार थे। वो उसे पकड़ लेता है और रियो कोतारो को एक लड़के को देखकर ताकुमा को बचाने के लिए भागने लगता है और अजनबी से उसे छोड़ने को कहता है। हायातो अपना जूता निकाल लेता है और अजनबी को दे मारता है जो कि सीधा उसके सिर पे जा लगता है। ताकुमा उसे गिरते हुए देखकर हंस रहा था। यूसेदा हायातो की निशाने की तारीफ करता है तो वहीं रियो पूछता है कि क्या ताकुमा उस आदमी को जानता है। ताकुमा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसके और काजुमा के पापा हैं। डे केयर सेंटर में आदमी गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। रियो पूछता है कि वो इतने अजीब तरह से झाड़ियों में क्यों छुपे हुए थे। यूसेदा बताता है कि वो एक एक्टर है और उसने अभी रिसेंटली एक टूथब्रश कंपनी के लिए काम किया है और वो बहुत फेमस है। कोसुके बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने और सीन क्रिएट हो जाए, लेकिन रियो और हायातो उसे नहीं पहचानते थे। ये जानकर कोसुके कोने में बैठकर रोने लगता है क्योंकि जितना वो सोच रहा था वो उतना फेमस नहीं था। वो बताते हैं कि पिछले 6 महीने से उसे अब जाकर छुट्टी मिली है, इसलिए वो उस समय को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं उसे भूल ना जाए। रियो सजेस्ट करता है कि उसे उनके साथ डे केयर में समय बिताना चाहिए। कोसुके खुशी खुशी मान जाता है। रियो ताकुमा और काजुमा को बुलाता है और काजुमा को उठाकर उसके पापा को दे देता है, लेकिन काजुमा रोने लगता है। कोसुके दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। रियो से रोकता है और कहता है कि काजुमा को अनजान लोगों के नजदीक जाना पसंद नहीं है, ये दिलासा दे रहा है उसके जले पर नमक छिड़क रहा है। रियो कहता है कि अगर वो आज चला गया तो उसके और उसके लड़कों के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। कोसुके की आंखों से पानी आने लगता है। रियो कहता है कि बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने में वो उसकी मदद करेगा। तभी ताकुमा बोल देता है कि तुम तो रोतड़ू हो। अब कोसुके ताकुमा के साथ खेलता है, लेकिन काजुमा रोते हुए उसे वापस देने को कहता है। उसके बाद वो मिदोरी को हवा में उठा लेता है और काजुमा फिर से रोने लगता है। रियो के समझाने के बाद भी काजुमा डर के मारे रोता ही रहता है। कोसुके दूसरे बच्चों के साथ छुप छुप गाड़ी खेल रहा था, लेकिन फिर भी काजुमा डरा हुआ था। यूसेदा कुछ बताता है कि उसे नहीं पता था कि काजुमा अपने पापा से इतनी नफरत करता है, तो वहीं हारा हुआ कोसुके एक किनारे बैठा होता है। उसके बाद वो अपने बेटों के पास जाता है और उनका मजा किरकिरा करने के लिए उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि खूब मजे करना, मैं घर में तुम लोगों का इंतजार करूंगा। वो उन्हें गुड बाय कहता है और वहां से चला जाता है। कोसुके रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उसे तुरंत पहचान लेती है और चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर और लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ्स मांगने लगती हैं। तभी उसे कहीं से पापा सुनाई देता है और वो देखता है कि रियो और हायातो ताकुमा और काजुमा को पकड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि वो वापस आ जाए। कोसुके सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भीड़ से निकलकर उनके पास जाने लगता है और पूछता है कि क्या अभी उन्होंने उसे पापा कहा। तभी एक टीचर वहां आ जाती है और सीटी बजाते हुए सभी को चेयरमैन की फोटो दिखाते हुए वार्निंग देती है कि अगर वो क्लास में वापस नहीं गए तो उन्हें ये साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। असल में वो टीचर उसकी वाइफ थी। वो उसे सॉरी बोलती है और बताती कि यूसेदा ने उसे सब बता दिया है। वो कहती कि वो बच्चों को उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मूवीज दिखाती थी। आखिरी बार उसने वो मूवी लगाई थी जिसमें उससे विलेन का रोल किया था, इसलिए काजुमा उससे डरा हुआ है। वो ये भी बताती कि वो विलेन के रोल में बहुत कूल लग रहा था। तभी ताकुमा और काजुमा उससे पूछते कि क्या वो उनके साथ खेलेगा। कोसुके उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बहुत खुश लग रहे थे, तो वहीं कोतारो चुपचाप उनके खुशी परिवार को देख रहा था। अगले दिन की शुरुआत खूबसूरत चेरी ब्लॉसम से होती है। ये रियो के हाई स्कूल का पहला दिन था। वो बुलेटिन बोर्ड पर बेबी सीटर क्लब के रिक्रूटमेंट का पोस्टर लगाने जा रहा था। हालांकि वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कई सारे क्लब्स के फ्लैट्स लगे हुए हैं। उसके बाद वो डे केयर रूम में जाता है जहाँ बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। पोस्टर उड़ के कोतारो के सिर पर लैंड हो जाता है। कोतारो चुपचाप खड़ा रहता है, वो तो उसे हटाने की कोशिश भी नहीं करता। यूसेदा भी उसके सिर पर से ही फ्लायर को पढ़ लेता है, इसलिए रियो कहते हैं कि पढ़ने से पहले कम से कम उसे हटा तो दो। यूसेदा सजेस्ट करता है कि उन्हें एक बार दूसरे क्लब भी घूम के आने चाहिए। दोनों भाई मान जाते हैं। ताका को भी अपने भाई का क्लब देखना था और किरिन भी एक्साइटेड थी। हॉल में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और गाना गाते हैं और नाचते हैं। कोतारो हर बार रिदम पकड़ने में नाकामयाब हो रहा था। रियो को शर्म आ रही थी क्योंकि सभी की नजर उसी पर थी। किरिन बेसब्री से ड्रामा क्लब का दरवाजा खोलती है, लेकिन वो अपनी मम्मी को भूत बनी हुई देखकर डर जाती है और ताकुमा को छोड़कर बाकी सब बच्चे भी डर जाते हैं। उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुम अपनी मम्मी को ही नहीं पहचान पाई, यही तो मेकअप की ताकत है। रियो उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैम वो सभी आपसे डरे हुए हैं। वो रियो को उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए फंसाने लगती है। तभी कोतारो उसकी पैंट पकड़ता है और दिखाता है कि बच्चे हॉलवे में भाग रहे हैं।
वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे जाना होगा और युसेदा को बुलाता है जिसके चेहरे पर डरावना मेकअप लगा हुआ था। हॉल में दौड़ते हुए भाइयों को उनकी मम्मी मिल जाती है और वो उसके पास जाके उनके गले लग जाते हैं। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं और रयू बताता है कि वो दूसरे क्लब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी किरिन को कहीं से मिठाई की खुशबू आती है और बच्चे उसी डायरेक्शन में भाग जाते हैं। उनकी मम्मी भी चली जाती है और रयू कोतारो के साथ बच्चों का पीछा करता है, लेकिन कोतारो एक चींटी को देखकर रुक जाता है और उसे बैठकर देखने लगता है। युसेदा और मिदोरी भी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। इस बीच बच्चों को कुकिंग रूम मिल जाता है, लेकिन कुकीज अभी तैयार नहीं हुए थे। हिनोमाता जो कि कुकिंग क्लब में ही थी बताती है कि ये बच्चे बेबी सिटिंग क्लब से हैं। रयू अंदर आता है और पूछते कि क्या किसी ने बच्चों को हॉल में भागते हुए देखा, और बच्चे रयू को देखकर खुश हो जाते हैं। हिनोमाता उस पर बच्चों का ध्यान न रखने की वजह से चिल्लाने लगती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि उसने सभी को डरा दिया है। वो चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। एक लड़की कहती है कि उसने आखिरकार दिखाई दिया कि उसे भी असल में बच्चों की चिंता है। रयू परेशानी के लिए माफी मांगता है और बच्चों से चलने के लिए कहता है। ताका जाने से मना कर देता है क्योंकि पहले उसे मिठाई चाहिए थी, इसलिए रयू को उसे जबरदस्ती दूसरों के साथ ले जाना पड़ता है। ताका को शांत कराने के लिए उसे कहता है कि चलो बेसबॉल क्लब में चलते हैं जहाँ तुम्हारा भाई प्रैक्टिस कर रहा होगा। वो स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए बाहर आते हैं और एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि रयू हाई स्कूल में ही बेबी सिटिंग में फंस गया। ताका बेसब्री से अपने भाई की तरफ देखता है और जब उसका भाई भी पलट कर उसे देखता है तो वो खुश हो जाता है। हालांकि हयातो अपना मुंह मोड़ लेता है और ताका बौरा जाता है। ताका कहता है कि तुम मतलबी हो। हयातो आता है और ताका को मुक्का जड़ देता है और वो और भी ज्यादा रोने लगता है। रयू को बताता है कि उनकी टीम बेकार है और एक प्लेयर चिल्लाता है कि उसने सब सुन लिया। रयू देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश है। तभी कोतारो और चींटियों को देखता है, लेकिन जब वो अपने भाई को बुलाता है तब वो नोटिस करता है कि उसका भाई उदास है। युसेदा को भी समझ आ जाता है कि रयू अकेला महसूस कर रहा है। बच्चे रयू को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब अगली जगह कहाँ जाना है। रयू कहता है कि उसे बेबी सिटर क्लब का पोस्टर लगाने के लिए जगह ढूंढनी है। वो अपने छोटे भाई से साथ आने को कहता है, लेकिन हैरानी से कोतारो मना कर देता है। रयू को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे मना कर दिया। उसके जाते ही कोतारो भी ग्रुप छोड़कर कहीं जाने लगता है। वो बुलेटिन बोर्ड के किनारे पोस्टर लगा देता है। उसके बाद वो दुखी हो जाता है कि उसके भाई तक ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया। तभी हयातो कोतारो के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मुझे भी बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना है और ये रही मेरी एप्लीकेशन। असल में कोतारो ने उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए मनाया था। हयातो कहता है कि कोतारो ने नोटिस कर लिया था कि तुम डिप्रेस्ड हो और तुम्हें दोस्त चाहिए। रयू हैरान था कि उसका भाई इतने अच्छे से उसे समझता है। बाकी बच्चे भी उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे कुकीज ऑफर करते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। क्लब घूमने का दिन खत्म हो जाता है और युसेदा सभी के लिए मैचिंग एप्रन्स बनाता है। हिनोमाता भी कभी कभार बच्चों के लिए कुकीज ले आती है। हयातो कहता है कि अगर बच्चे उसे खाएंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे, जिस पर हिनोमाता कहती है कि तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह रयू उठता है और उसे छाती पर भारी भारी सा लगता है। असल में कोतारो उसके ऊपर सो रहा था। कोतारो उठ जाता है तभी चेयर वुमेन कमरे में घुस आती है और इतनी देर तक सोते रहने के लिए रयू को हड़काने लगती है। जैसे वो बिस्तर से उतरता है नीचे गिर जाता है। उठने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिरता रहता है। उसके बाद चेयर वुमेन कोतारो को उससे ले लेती है और कहती है कि अगर उसे भी जुकाम हो गया तो अलग मुसीबत हो जाएगी। कोतारो दरवाजे पर ही खड़ा होता है और चेयर वुमेन उसे रयू के लिए दवा बनाने में उसकी मदद करने को कहती है। दूसरी तरफ रयू बिस्तर पर आराम कर रहा था। कोतारो चेयर वुमेन को जज्जर कह देता है। चेयर वुमेन पूछती है कि तुमने मुझे कहा या इस कंबल को। कोतारो दोबारा से उसे वही कह देता है और गुस्से में वो उस पर कंबल फेंक देती है और उसके पीछे आने को कहती है। किचन में चेयर वुमेन एक बड़े से चाकू से नींबू काटती है और कोतारो उसे ऐसा करते हुए देखकर शैतानी बुढ़िया बोल देता है। वो कोतारो से नींबू को उस छोटे से गिलास में निचोड़ने को कहती है ताकि वो रयू के लिए शहद और नींबू का घोल बना सके। कोतारो नीचे बैठ जाता है और नींबू को हिलाता है, लेकिन देखता है कि गिलास में तो कुछ गिरा ही नहीं। चेयर वुमेन पूछती कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन वो मना कर देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो ग्लास में एक बूंद रस चुआने में कामयाब हो जाता है। वो उसे और रस निकालने को कहती है और कोतारो नींबू निचोड़ने में जुट जाता है। चेयर वुमेन को ड्रॉर में लेमन जूसर तो मिलता है, लेकिन फिर भी वो कोतारो को खुद से जूस निकालने देती है। वो नींबू निचोड़ लेता है, हालांकि जब वो खड़ा होता है तो बेचारा धोखे से ग्लास गिरा देता है। चेयर वुमेन उसे नींबू का दूसरा हिस्सा देती है और दोबारा से रस निकालने को कहती है। पहले वो रस को साफ करते हुए देखकर वो नोटिस करती है कि कोतारो काफी डिटर्मिन्ड है। बाद में चेयर वुमेन खाना लेकर आती है और पूछती कि अब रयू की हालत कैसी है। शिकावा बताता है कि उसका बुखार कम हो गया और चेयर वुमेन कहती है कि अब उसे आराम करने दो। उसके दरवाजा बंद करते रयू अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है। उसके पेरेंट्स एक और ट्रिप पर जा रहे थे और इस बार वो कोतारो को भी अपने साथ ले जा रहे थे। रयू भीख मांगते कि कोतारो को मत ले जाओ, ये सोच कर कि शायद वो भी कभी वापस ना आए। वो नींद में ही रोने लगता है, लेकिन कोतारो उसके बगल में होता है और अपने बड़े भाई के आंसू पोंछता है और उसकी आंखें जलने लगती है। चेयर वुमेन आती है और बताती है कि कोतारो के हाथों में नींबू का रस लगा हुआ है। वो उसे गर्मा गर्म काढ़ा देती है और बताती है कि कोतारो ने उसे बनाया है। उसको पीते वो भगवान को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उसके छोटे भाई को अपने पास नहीं बुलाया। रयू उसका सिर हिलाता है और कोतारो मुस्कुराता है। चेयर वुमेन कोतारो को उठा लेती है और बताती है कि अब उसे जाना होगा। बेचारे को लगा था कि दवाई खाने के तुरंत बाद उसका भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन चेयर वुमेन बताती है कि रयू को अभी भी आराम की जरूरत है। रयू को चिंता थी कि कहीं कोतारो को भी सर्दी न लग जाए। बाद में वो चेयर के नीचे बैठा शोक मना रहा होता है। शिकावा उसे आइसक्रीम की लालच देकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अगली सुबह मिदोरी की मम्मी मिदोरी को रयू को दे जाती है। रयू कोतारो से कहता है क्यों ना जब तक सब लोग नहीं आ जाते तब तक स्टोरी बुक पढ़ ली जाए। उससे पहले वो मिदोरी का डायपर बदल देता है, लेकिन पता चलता है कि डायपर तो खत्म हो गए हैं। जैसे ही वो डायपर निकालने के लिए ड्रॉअर खोलता है तभी मिदोरी दरवाजे की तरफ भाग जाती है। उसी वक्त एक लड़का अंदर आ जाता है और वहाँ भरी बदबू उसके नाक में चढ़ जाती है। मिदोरी उसकी पैंट खींच लेती है और वो नीचे गिर जाता है। लड़का रोने लगता है और रयू से कुछ करने को कहता है। बाद में वो बैठकर बात करते हैं और लड़का पूछता है कि क्या बदबू फैलाने का क्लब है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कोतारो सिंड्रेला की पिक्चर बुक पकड़े खड़ा हुआ था। लड़का मिदोरी को बदबू की खदान बताता है और कोतारो को एक स्पेस कैडेट। वो पूछते हैं कि क्या वो मिदोरी नाम की बच्ची की बेबी सिटिंग भी कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसे वो बदबू की खदान बुला रहा है वही मिदोरी है। रयू पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है और लड़का बताता है कि उसे अपने होने वाली बेटी का चेहरा देखना है। रयू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि तुम अभी भी स्कूल ही में पढ़ते हो ना।
लड़का कहता है कि लेकिन मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ और तुम मुझे इनुई सेनपाई कहकर बुलाओ। रियू बताता है कि मिडोरी की मॉम तो पहले से मैरिड है, लेकिन इनुई बस मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब प्यार में नहीं देखा जाता। रियू हड़बड़ाने लगता है और इनुई कहता है कि बच्चे अभी तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं। उसके बाद वो उठ कर चला जाता है, ये मानते हुए कि मिडोरी वहाँ नहीं है। बाद में यूशिदा रियू के सामने हाथ हिलाता है। असल में इनुई की बातें सुनकर वो बैठे बैठे ही बेहोश हो गया था। किरिन उसे बताती है कि वो अपनी आंखें खुली रख कर सो रहा था। बेचारा कोतारो अभी तक सिंड्रेला की बुक लिए रियू का उसे पढ़कर सुनाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रियू कहता है कि वो बाद में पढ़ देगा। उसके बाद वो मिडोरी के पापा के बारे में पूछता है। यूशिदा बताता है कि वो फिलहाल देश के बाहर है। इसे तो कंफर्म हो जाता है कि मिडोरी की मॉम ना तो विधवा है और ना ही डिवोर्स। रियू तो ये सोचकर घबरा जाती है कि कहीं वो इनुई के साथ अपने हस्बैंड को चीट तो नहीं कर रही है। यूशिदा रियू को चिढ़ाते हुए पूछते कि कहीं उसे बड़ी लड़कियां तो पसंद नहीं है, हालांकि रियू साफ मना कर देता है। क्लास में वो हयातो को इसके बारे में बताता है, जिस पर हयातो कहता है कि ये उनकी मर्जी है और तुम इन झंझटों से दूर रहो। क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन रियू अभी भी मिडोरी की मम्मी और इनुई की रोमांटिक एक्सपीरियंस ना होने वाली बात में खोया रहता है। उसे याद आता है कि लोग कहते हैं कि यूकी क्यूट है, इसलिए वो उसे घूरने लगता है, लेकिन उसे वो अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ यूकी शर्म से लाल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रियू उसे घूर रहा है। हॉल में भी वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने इनोमाता आ जाती है। वो उसे पूछता है कि चीटर्स के साथ क्या किया जाना चाहिए। वो कहती है कि चीटर्स को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या कभी उसका कोई क्रश था, जिसे इनोमाता दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाह कर भी कभी लव एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाई। रियू डे केयर सेंटर में वापस आ जाता है और देखता है कि बच्चे इनुई के पूरे शरीर पर नाक की गंदगी लगा रहे हैं, तो वहीं कोतारो अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़े हुआ था। रियू बच्चों को बुलाता है और उन्हें नाक साफ करने के लिए टिश्यू देता है। वो मिडोरी को पकड़ता है और बोलता है कि कमजोर लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इनुई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि बदबू की खदानी मिडोरी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तभी मिडोरी उसकी उंगली काट देती है। बच्चे भी उसे कमजोर बुलाने लगते हैं। रियू कहता है कि ऐसे किसी शादीशुदा लड़की जिसका पति जिंदा हो और यहाँ तक कि एक बच्ची भी हो, उसके पीछे पागल होना गलत है। इनुई कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ही बताया था कि उनका हस्बैंड बहुत दूर है और इसका मतलब तो यही बनता है कि वो मर चुका है, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी अचानक मिडोरी की माँ उसे लेने आ जाती है। इनुई जो कि पूरा लाल हो चुका था उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़ता है। बच्चे उसे उबला हुआ ऑक्टोपस कहने लगते हैं। इनुई हकलाता है और कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी मिडोरी जोर जोर से रोने लगती है। वो मिडोरी को ले लेती है और उसे सहलाते हुए कहती है कि पापा जल्दी घर आ रहे हैं, जिसे सुनकर इनुई दंग रह जाता है। वो उसे इनके हस्बैंड के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो टर्की से वापस आ रहे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि तुम क्या कहने वाले थे। इनुई शर्माने लगता है और कहता है कि वो भूल गया। उसके बाद वो मिडोरी का ध्यान रखने का ऑफर करता है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जा सकें और उसे थैंक्स कहती है। उसे जाने के बाद इनुई कोने में बैठ के शोक मना रहा होता है और बच्चे उसे अभी भी परेशान कर रहे होते हैं। गुस्से में यूशिदा से कहता है कि तुम्हें उनके हस्बैंड के बारे में पहले से पता था ना। यूशिदा कहता है कि उसे तो बस मजे लेने थे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। इनुई शर्म के मारे अपना चेहरा ढक लेता है और कहता है कि उसने बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम किया है। रियू कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो उनके सामने बहुत कूल लग रहा था। इनुई कहता है कि शायद उसने ऑर्डर समझने में गलती कर दी, पहले प्यार फिर शादी और उसके बाद बच्चे होते हैं। उसके जाने के बाद रियू कोतारो की ओर देखता है और पाता है कि उसने अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़ी हुई है। वो उससे माफी मांगता है और सभी बच्चों के साथ बैठकर किताब पढ़ता है। उसके बाद वो मिडोरी और उसकी मॉम को उसके फादर के साथ खुशी खुशी मिलने के बारे में इमेजिन करता है। अगले दिन रियू नाम के ड्रैगन किंग ने डीमन क्वीन मिडोरी के शासन में पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 5 रेंजर्स पृथ्वी को बचाने के लिए वहां आ चुके थे। टाका रेड रेंजर, कोतारो ब्लू और दोनों भाई येलो रेंजर्स थे। किरिन उन पर ध्यान नहीं दे रही थी और ड्राइंग बना रही थी। टाका उस पर चिल्लाने लगता है। किरिन को वो गेम वगैरह नहीं खेलना था और अब वो पढ़ना चाहती थी। रियू तो खौफ में आ जाते क्योंकि किरिन ने बिल्कुल इनोमाता की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसे पढ़ लिखकर एक चुड़ैल बनना था। टाका भी किरिन के बहकावे में आ जाता अगर हयातो ने उसे ना बताया होता कि लड़के चुड़ैल नहीं बन सकते। लेकिन जब बाकी बच्चे उसके बहकावे में आने लगे तब टाका और किरिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई कि रेंजर्स असली होते हैं या विचेस। रियू हयातो को यह बताने से रोक देता है कि वो दोनों ही रियल नहीं होते ताकि उनका सपना न टूट जाए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और उन दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोतारो जो उन दोनों का झगड़ा शांत कराने आता है उसे किनारे फेंक दिया जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। टाका अगले दिन पुख्ता सबूत के साथ आता है। वो रेड रेंजर के साथ एक फोटो लेकर आया था। वो कहता है कि रेंजर्स असली होते हैं। उसके बाद वो किरिन से कहता है कि तुम्हारी विचेस के असली होने का कोई एविडेंस नहीं है। किरिन चुड़ैल की किताब पीछे पकड़ी हुई थी और चिल्लाती है कि मेरे पास भी सबूत है जो कि मैं तुम्हें उड़ के दिखाऊंगी। बाहर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो झाड़ू पर बैठ के उड़ने की कोशिश करती है। यूशिदा कहता है कि ये तरीका शायद काम नहीं करेगा। टाका कहता है कि मैंने बोला ही था चुड़ैल असली नहीं होती है, चलो अब चल के खेला जाए। किरिन कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं उड़ नहीं पाती। रियू जिसे उसकी चिंता हो रही थी, यूशिदा कहता है कि तुम्हें क्लास में वापस जाना चाहिए, किरिन जल्दी हारी मान जाएगी। रियू हयातो को उसके बारे में बताता है, जिस पर वो कहता है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, उसको सच बता दो कि विचेस असली नहीं होती हैं। रियू कहता है कि ऐसे बच्चों का सपना तोड़ना सही नहीं होता। वो बात कर ही रहे होते कि तभी पीछे से इनोमाता आकर उन्हें वॉशरूम का रास्ता रोकने की वजह से डांटने लगती है और कहती है। रियू माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को बच्चों के सपनों को तोड़ने के बारे में बात करते सुना, क्या कुछ हुआ है? हयातो पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी बातचीत में शामिल होना है। वो शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। रियू उसे रोकता है और कहता है कि हमें तुम्हारी सलाह चाहिए और उसको बाद में वो किरिन की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे लंच टाइम में मिलना। बाद में कुछ किताबें लेकर आती है जिसमें विचेस के असली दुनिया में होने के सबूत होते हैं। रियू कहता है कि ये बहुत डरावनी और हम इतने खौफनाक इतिहास को बच्चों को नहीं दिखा सकते। जब उसे रियलाइज होता है तब वो माफी मांगती है और चली जाती है। यूकी सोचती कि इनोमाता और रियू के बीच आखिर रिलेशन क्या है। दूसरी तरफ रियू सोच रहा था कि इनोमाता थोड़ी अजीब सी है लेकिन अच्छी है। उसे चेयर वुमन की याद आती है जो कि खुद में एक चुड़ैल जैसी दिखती है।
वो उसे विज बनने का नाटक करने के लिए बोलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो उसे पढ़ने के लिए डांटने लगेगी। इस बीच युसेदा किरण से अंदर आने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो कहती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मैं बस उड़ने ही वाली हूँ। युसेदा सोचता है कि वो ऊंचाई पर तो है नहीं, इसलिए उसे बाहर रहने देना ठीक होगा। कोतारो उसकी पैंट खींचता है और वो विज वाली किताब उसे पढ़ने के लिए देता है। सही बच्चे उसे सुनने के लिए उसके पास आ जाते हैं। किरण ऊपर देखती है और सोचती है कि वो वहां से कूदकर उड़ सकती है। रयू बच्चों को दिखाने के लिए जादुई किताब लेकर डे केयर सेंटर की तरफ जा रहा था। वो देखता है कि किरण छज्जे से कूदने वाली है और तुरंत किताब छोड़ देता है। रयू ऐन वक्त पे उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और किरण फूट फूट कर रोने लगती है कि उसका सपना टूट गया। रयू उसे शांत कराता है और सोचता है कि उसे उसको बता देना चाहिए था कि विचेस असली नहीं होती है और सिर्फ कहानियों में होती है, जैसे कि हयातो ने से कहा था। तभी चेयरवुमन वहां आ जाती है और पूछती कि वो रो क्यों रही है। किरण बिलखती हुई कहती कि वो उड़ नहीं सकती। चेयरवुमन कहती कि हाँ तुम नहीं उड़ सकती, इसके लिए तुम्हें 100 साल उड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है। वो पूछती कि क्या उसके बाद वो झाड़ू पर उड़ सकती है, जिस पर वो कहती कि ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। बच्चे उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहां से चली जाती है। अन्ना ताका कहता है कि वो चुड़ैल का खेल भी खेल सकते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और रयू सोचता है कि शायद चेयरवुमन असल में एक चुड़ैल भी हो सकती है, किसको पता। अगले सीन में हम नेज़ू को उसके भाई बहन के साथ उसके घर में देखते हैं। अचानक से उन्हें उनके भाई किचाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उनके पापा पर चिल्ला रहा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ रयू बाहर कपड़े सुखा रहा था और कोतारो चींटियों को देख रहा था। कोतारो चींटियों का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक से रुक जाता है। कोतारो वापस आता है और रयू की पैंट पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। रयू कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही खींच कर ले जाते गए तो मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। उनके रुकते ही रयू देखता है कि एक लड़का झाड़ियों में फंसा हुआ है। वो अनजाने में उसे नेज़ू कह देता है क्योंकि वो उसी की तरह दिख रहा था, तो वही कोतारो उसे चूहा कह देता है। किचाई झाड़ियों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए रयू मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन किचाई उसके हाथ को झटक देता है, ये कहते हुए कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कोतारो तो ये देख के खौफ में आ जाता है, हालांकि रयू उसका सिर चलाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। रयू पूछता है कि क्या वो नेज़ू का भाई है, और लड़का अपना सिर हिलाता है। रयू बताता है कि तुम्हारा भाई नेज़ू और मैं सेम स्कूल में पढ़ते हैं। रयू पूछता है कि क्या घर में कुछ हुआ है, लेकिन किचाई शांत रहता है। उसके बाद रयू वापस से कपड़े सुखाने चला जाता है, ये कहते हुए कि अगर उससे बात करनी हो तो वो उसे बुला सकता है। रयू कोतारो को वहीं रुकने को कहता है और बाहर आकर नेज़ू को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो नेज़ू का नंबर ही नहीं है। कोतारो किचाई को शांति से देख रहा होता है, तभी अचानक से किचाई घबरा जाता है और कोतारो को वहां से तुरंत भागने को कहता है। तभी पीछे से किसी का हाथ कोतारो की ओर आने लगता है और वो लड़का कोतारो के गालों के साथ खेलने लगता है। हिनवाता और रयू झाड़ियों के पीछे से वहां आ जाते हैं और यागी की नाक से खून आने लगता है। हिनवाता गुस्से में यागी से कहती कि अगर उसने कोतारो को छूना बंद नहीं किया तो वो पुलिस बुला लेगी। दूसरी तरफ यागी उसके साथ मजाक करने लगता है कि अगर तुम्हें भी मेरे साथ खेलना है तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे हिनवाता और गुस्सा आ जाती है। कोतारो छिप जाता है और यागी अपनी नाक साफ करता है। रयू कहता है कि उसने ही यागी को बुलाया था क्योंकि उसके पास नेज़ू का नंबर नहीं था, हालांकि वो इनोमाता को वहां देखकर हैरान था। यागी बताता है कि नेज़ू को काम था, इसलिए वो उसकी जगह वहां आ गया और रास्ते में उसे इनोमाता मिल गई थी, इसलिए वो उसे भी साथ ले आया। हमें पता चलता है कि नेज़ू का परिवार गरीब है और उनके 8 बच्चे हैं। किचाई अपने भाई की तारीफ करता है और बताता है कि उसका भाई परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करता है और तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और ये सुनकर वो सभी दंग रह जाते हैं। यागी किचाई का सिर सहलाता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, तो वही किचाई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। हिनवाता अपना पेशेंस खो देती है और कहती है कि किचाई तुम अपने भाई से बिल्कुल उल्टा एक बिगड़े हुए बच्चे हो। एक तरफ वो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ तुम अपना घर ही छोड़ के आ गए और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। किचाई रोने लगता है और कहता है कि वो चाहता था कि वो अमीर हो ताकि वो अपने लिए वीडियो गेम्स खरीद सके। हिनवाता पूछती है कि क्या वो खाली वीडियो गेम्स के लिए अपना घर छोड़ाया, लेकिन रयू कहता है कि कोई और जरूरी बात जरूर रही होगी जिस वजह से वो अपना घर छोड़ाया। अचानक से उसका दूसरा भाई सुकीची वहां आ जाता है और कहता है कि बच्चों का भी हक बनता है कि उन्हें वो चीज मिले जिनकी उन्हें जरूरत है। सुकीची यागी की तरफ देखता है और कहता है कि ये ठरकी यहाँ क्या कर रहा है, और पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। यागी कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसका सिर चला था, जिस पर सुकीची कहता है कि ठरकी मेरे भाई को तो छू भी मत लेना। उसके बाद सुकीची समझाता है कि भले ही वीडियो गेम्स बड़ों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन किचाई के लिए वो है, क्योंकि उसको छोड़ के उसके क्लास में सभी के पास है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे वो खरीदने के लिए प्रेशर करता है, ये जानने के बाद भी कि वो गरीब है। किचाई रोना जारी रखता है और कहता है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे गरीबी से सख्त नफरत है। यागी को याद आता है कि नेज़ू के साथ भी एलिमेंट्री स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उसने नेज़ू को अपना गेम ऑफर किया था क्योंकि उसे पता था कि वो गरीब है। हालांकि नेज़ू ने उसे लेने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर उसे वीडियो गेम चाहिए होगा तो वो खुद बना लेगा। ये पहली बार था जब यागी को लगा था कि कोई उससे भी ज्यादा कूल है। किचाई कहता है कि उसका भाई कूल तो है और सोचता है कि वो मेहनत भी बहुत करता है। उसके बाद वो रयू से उसको निकालने को कहता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। रयू उसे सहलाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और कोतारो भी उसे सहला देता है। यागी सुकीची को बाहर निकालता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन सुकीची उसे लात मार देता है। उसके बाद दोनों भाई हिनवाता से कहते हैं कि वो अपने बड़े भाई की तरह बनने की कोशिश करेंगे। तभी बेल बजती है और नेज़ू वहां आ जाता है और अपने भाइयों के बर्ताव के लिए उन सभी से माफी मांगता है। वो रयू और हिनवाता को मिठाई का डिब्बा देता है और रयू उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हिनवाता सोचती है कि वो उसे मिठाई क्यों दे रहा है। किचाई अपने बड़े भाई से परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगता है और नेज़ू उन्हें माफ कर देता है क्योंकि उन्हें इससे कुछ सीखने को मिला। उसके बाद नेज़ू वो गेम किचाई को देता है जो उसे चाहिए था और सुकीची पूछता है कि क्या ये आपने खुद बनाया है, और नेज़ू यागी को घूरने लगता है। नेज़ू बताता है कि उसने वो गेम बनाया नहीं है, बल्कि अपनी कलीग की जॉब पर उसकी जगह कुछ समय के लिए काम किया था, जिस वजह से उसने वो गेम उसे सस्ते में दे दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस बेवकूफ यागी ने तुम लोगों को क्या बताया, और उसके पैर पर लात मार देता है और बताता है कि जितना मैंने तुमसे कहा था उसका आधा तो झूठ था। वो किचाई से उस गेम को अपने भाइयों के साथ शेयर करने के लिए कहता है और उसका सिर सहलाते हुए कहता है कि जाओ अब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो। रयू उनकी मदद करने के लिए हिनोमाता को शुक्रिया कहता है और वो शर्माने लगती है। अगले दिन युसेदा बच्चों के साथ खेलते हुए रयू से बातें कर रहा होता है। रयू बताता है कि उसे लंच ब्रेक के वक्त केमिस्ट्री का असाइनमेंट बनाना है, इसलिए वो आज उन लोगों के साथ लंच नहीं कर पाएगा।
बच्चे से गुड बाय कहते हैं और रियो कोतारो का सिर चला के क्लासरूम में वापस चला जाता है। लंच ब्रेक के वक्त यूसेदा सभी बच्चों से लंच करने के लिए कहता है और देखता है कि रियो तो अपना लंच धोखे से वहीं भूल गया है। यूसेदा सोच रहा होता है कि अगर वो अपना लंच लेने नहीं आया तो वो उसके लंच को खा लेगा। हालांकि कोतारो उसकी पैंट खींचता है और अपने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। यूसेदा पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने भाई का लंच उसको देने जाना है। कोतारो अपना सिर हिला के हाँ कहता है और बाकी बच्चे भी उसके साथ जाना चाहते थे। यूसेदा कहता है कि लेकिन पहले तुम लोगों को अपना खाना खत्म करना होगा और वो लोग अपना लंच तेजी से खत्म करने लगते हैं। बाकी बच्चे खाने में बिजी होते हैं, तभी यूसेदा चुपके से रियो का लंच बॉक्स कोतारो को पकड़ा देता है और उसे एक नेम टैग पहना देता है ताकि अगर वो खो भी जाए तो कोई और बच्चा उसे रियो की क्लास तक पहुंचा दे। कोतारो अपना सिर हिलाता है और आराम से डे केयर से बाहर आ जाता है और रियो की क्लास की ओर जाने लगता है। यूसेदा ने कोतारो को अकेले भेज तो दिए थे, लेकिन अभी भी उसे उसकी चिंता हो रही थी। तभी बाहर उसे इनुई दिखता है और उसे एक आइडिया आता है। अचानक से इनुई के सामने एक फोटो आती है और वो शर्मा जाता है क्योंकि वो और किसी की फोटो नहीं बल्कि मिदोरी की मम्मी की फोटो थी। वो उस फोटो को तुरंत पकड़ लेता है और तब उसे समझ आता है कि उसे फंसाया गया है। इस दौरान कोतारो हॉलवे में चल रहा होता है और स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि बच्चा किसका है। दो लड़कियां उसके बारे में टीचर्स को बताने जाती हैं, लेकिन एक लड़का उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो शायद किसी को लंच देने जा रहा है। तभी कोतारो के सामने सीढ़ियां आ जाती है और वो रुक जाता है। स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने का ऑफर करते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो खुद चला जाएगा। बच्चे उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करते हैं और उसे गुड लक कहकर वहां से चले जाते हैं। इनुई जो कि कोतारो को दूर से देख रहा होता है, इस बात से गुस्सा हो जाता है कि किसी भी बच्चे ने उसकी मदद नहीं करी। असल में इनुई वहाँ इसलिए था क्योंकि यूसेदा ने उसे चुपके से कोतारो का ध्यान रखने के बदले वो फोटो देने का वादा किया था। उसके बाद इनुई देखता है कि कैसे कोतारो अपने नन्हे पैरों से सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रियो देखता है कि वो अपना लंच डे केयर में बुलाया। हयातो से पूछता है कि क्या हुआ, कि तभी यूकी उसके सामने आ जाती है और उसे अपना लंच ऑफर करती है, ये बताते हुए कि वो डाइट पर है। जिस पर रियो कहता है कि डाइटिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब रियो तो यूकी के इशारे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाकी बच्चे सब समझ गए थे, इसलिए उनको रोमांटिक मोमेंट खराब करने के लिए अपने लंच में से थोड़ा थोड़ा लंच उसे दे देते हैं। हयातो सार्कास्टिकली बोलता है कि क्लास के लड़के तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ डे केयर में सारे बच्चे आराम से सो जाते हैं और यूसेदा रियो को फोन करके ये बताने जा रहा होता है कि कोतारो से लंच देने आ रहा है, लेकिन सोचता है कि रियो पढ़ाकू है इसलिए शायद उसका फोन स्विच ऑफ होगा और वो आराम करने लगता है। इस दौरान इनुई कोतारो पर नजर रखे हुआ था, जो लगभग आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था। जैसे ही कोतारो जीने पर मुड़ता है, तभी एक बच्चा धोखे से उसे लात मार देता है और लंच हवा में उड़ जाता है। कोतारो को लगा था कि अब सब कुछ बिगड़ जाएगा कि तभी अचानक से इनुई सिर पर थैला पहने हुए उसके लंच को गिरने से बचा लेता है। वो दोबारा से लंच को उसमें रख देता है और कोतारो को पकड़ा देता है। वो वहां से जाने वाला होता है कि तभी कोतारो उसे रोक लेता है और उसे उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और इनुई शर्मा जाता है। कोतारो अपना काम जारी रखता है। इनुई उसके साथ रहने का फैसला करता है और उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ता है। वो दूसरे स्टूडेंट्स को साइड चलने के लिए कहता है ताकि कोतारो ऊपर चढ़ सके। रियो अपना असाइनमेंट खत्म कर लेता है और आखिरकार कोतारो लंच बॉक्स को अपने सीने से लगाए हुए वहां तक पहुंच जाता है। रियो उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम अकेले यहाँ तक लंच लेकर आए हो, और कोतारो अपना सिर हिलाता है। एक लड़का कहता है कि रियो अब और नहीं खा सकता क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही बहुत सारा खाना दे दिया था। रियो उसकी बात सुन पाता उससे पहले ही हयातो उस लड़के के मुंह में ब्रेड ठूस देता है। रियो कहता है कोतारो तुम्हारा शुक्रिया, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चलो साथ में खाते हैं। लड़के दोनों भाइयों के प्यार को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। यूकी की दोस्त लोग कहती कि तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर तो रियो का छोटा भाई है, जिससे सुनकर यूकी शर्मा जाती है। रियो लंच बॉक्स खोलता है और देखता है कि पूरा खाना उलट पुलट हो चुका है। वो कोतारो को थोड़ा सा चावल खिलाता है और दोनों भाई साथ में लंच करते हैं और इसी तरह कोतारो अपना पहला काम करने में कामयाब हुआ। इनुई भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। सेकावा से आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और इनुई उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो अचानक से वहां आ गया था। अगले दिन लड़की यूकी से पूछती कि उसे रियो के बारे में पसंद क्या है। यूकी पूरी लाल हो जाती है और कहती कि इतना तेज मत बोलो, सब सुन लेंगे। क्लास के बाकी लड़के सुन लेते और अंदर अंदर जलने लगते हैं। लड़के कहती है चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं है। यूकी आखिरकार मान लेती कि वो रियो को पसंद करती है। एक लड़की कहती कि रियो इस तरह का लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं और तो और वो हैंडसम भी है। ये सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। एक और लड़की बताती कि रियो ने उसकी एक बार मदद भी करी थी। एक लड़की कहती कि या तो भी तो काफी हैंडसम है और दूसरी लड़की कहती कि हाँ वो तो क्लास का सबसे हॉट लड़का है। हालांकि वो कहती कि वो थोड़ा डरावना भी है। दूसरी लड़की कहती कि इसी वजह से तो वो इतना हॉट है। वो बच्चों की बेबी सिटिंग भी करता है, इसलिए वो दिल का भी अच्छा है। यूकी सदमे में चली जाती है जब उसे पता चलता है कि रियो कितना ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि लड़कियां उसे दिलासा देती हैं कि वो उसके और रियो के बीच में नहीं आएंगी। यूकी शर्माने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को मेरी वजह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लड़कियां कहती कि तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर तो रियो का छोटा भाई है। अगर तुमने रियो को डेट कर भी लिया तब भी तुम कभी भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन पाओगी। तभी एक लड़की कहती कि वो इनोमाटा के साथ काफी फ्रेंडली है, क्या वो उसे पसंद करता है। उसी वक्त इनोमाटा वहां से गुजर रही होती है। दूसरी लड़की कहती है अरे इनोमाटा को तो प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो हमेशा किताबों में घुसी रहती है। इनोमाटा शायद ये सब सुन लेती है और उन्हें घूरने लगती है। अचानक रियो उसके सामने आ जाता है और वो शर्मा जाती है। वो गुस्से में लड़कियों को देखती है और कहती है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो गेट बंद करके बात करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और लड़कियों से डायन कहने लगते हैं और रियो भी दंग रह जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसने अभी तक एप्रन पहन रखा है। या तो उसे पूछते कि आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तुम्हारे पीछे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। रियो को पता ही नहीं चला कि बच्चों ने उन्हें कब चिपका दिया। रियो शर्म से पूरा लाल हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लड़कियां कहती है कि वो तो बहुत क्यूट है और लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार लड़कियां किस तरह से लड़कों को रैंक करती हैं। इस दौरान बच्चे यूसेदा पर स्टिकर चिपकाने में बिजी होते हैं। दूसरी तरफ इनोमाटा को लड़कियों पर चिल्लाकर पछतावा हो रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर वो सच ही तो बोल रही थी कि उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो घबरा गई थी। जब भी वो रियो के करीब होती है तब हमेशा अपने आप घबरा जाती है, इसलिए वो बच्चों से भी मिलने नहीं जा पाती। उसे वैलेंटाइंस डे पर रियो का वो कॉम्प्लीमेंट याद आता है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। अचानक से उसे सुनाई देता है कि तुम्हारा चेहरा लाल है। वो पीछे मुड़ती है और कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। डांट खाने के बाद किरण रोने लगती है।
जब इनोमाता अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है तो पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और सोचती है कि आखिर बच्चों को इस तरह हॉलवे में गुम होने के लिए किसने छोड़ दिया। किरिन कहती है कि वो गुम ही नहीं है, वो तो युसेदा के लिए एक नोट भी छोड़ कर आई है। दूसरी तरफ युसेदा को किरिन की नोट का एक शब्द नहीं समझ आ रहा था और ताका पागलों की तरह कोतारो को ढूंढ रहा था। किरिन कहती है कि वो उसके साथ खेलने आई है। इनोमाता कहती है ये सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन खेलने के लिए सही जगह नहीं है। किरिन रोने वाला मुंह बना लेती है और पूछती है क्या तुम हमसे नफरत करने लगी हो क्योंकि तुम कभी हमारे साथ खेलने नहीं आती। इनोमाता फिर से पूरी लाल हो जाती है और कहती है मैं इसलिए वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर कोई है, लेकिन वो इतना कहते ही खुद को रोक लेती है। किरिन कहती है कि क्या वो युसेदा या फिर हयातो के बारे में बात कर रही है। किरिन को लगने लगता है कि शायद इनोमाता रियो से नफरत करती है, जिसे जानकर कोतारो शॉक हो जाता है। वो इस बात से इनकार कर देती है, इसलिए किरिन पूछती है कि क्या उसे रियो पसंद है। वो इस बात से भी मुकर जाती है। किरिन मान लेती है कि इनोमाता रियो से नफरत करती है और दुखी कोतारो से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनोमाता को रियो की अच्छी साइड दिखाने का एक दमदार प्लान है। उसका हाथ पकड़ लेती है और दौड़ने लगती है और इनोमाता उनका पीछा करती है। इनोमाता इन लोगों के साथ रियो के क्लासरूम के बाहर जाकर बैठ जाती है। किरिन कोतारो से रियो की सबसे अच्छी साइड दिखाने को कहती है। कोतारो अपना सिर हिलाता है और क्लास का दरवाजा खोलता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद वो रियो की तरफ जाता है और अपनी बाहें फैलाता है। रियो उसे उठा लेता है और गले लगा लेता है। लड़कियां देखकर और करने लगती हैं। रियो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस दौरान किरिन इनोमाता को दिखाती है कि रियो सबका कितना ख्याल रखता है। इनोमाता मान लेती है कि वो दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन कमेंट करती है कि वो चीजों में कुछ ज्यादा इंडल्ज हो जाता है। किरिन कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें सख्त मर्द पसंद है। किरिन दौड़कर रियो के पास जाती है और कहती है कि मुझे मारो नहीं तो मैं बदतमीजी करने लगूंगी। ये सुनते ही हयातो से तुरंत तमाचा जड़ देता है। वो जोर जोर से रोने लगती है और रियो से शांत कराता है। रियो हयातो से कहता है कि अरे मारने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेते। हयातो कहता है कि मैंने सुन लिया था इसीलिए मैंने इसे मारा। किरिन रियो से कहती है कि तुमको मुझे मारना चाहिए था ताकि इनोमाता फिर से तुमसे बात करने लगे। उसी वक्त इनोमाता अंदर आ जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, ये सब एक गलतफहमी है, मैं रियो से नफरत नहीं करती। किरिन पूछती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें वो पसंद है। इनोमाता शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं, वो नहीं करती, और गुस्से में वहां से चली जाती है। रियो इनोमाता से रुकने को कहता है और किरिन को हयातो को पकड़ाकर उसके पीछे चला जाता है क्योंकि ये सब देखकर हैरान थी। रियो इनोमाता का हाथ पकड़ लेता है और क्लास के सभी बच्चों को ये सब देखकर बहुत मजे आ रहे थे। वो मुस्कुराता है और उसे बताता है कि तुम्हारे स्कर्ट पर स्टिकर लगा है और वो एक सुअर का स्टिकर था। रियो कहता है कि बच्चों ने मेरी पैंट पर भी इसे चिपका दिया था और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। किरिन फक्र के साथ बताते कि वो स्टिकर मैंने लगाया था। क्लास के बच्चे सोचने लगते कि रियो शायद सच में थोड़ा बेवकूफ सा है। इनोमाता चली जाती है और उसे किरिन की रियो को पसंद करने वाली बात याद आने लगती है। वो खुद से कहती है कि वो रियो से बहुत नफरत करती है, हालांकि उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। किरिन रियो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। युसेदा पूछता है कि और मैं कैसा हूँ, जिसमें किरिन जवाब देती है कि तुम तो बहुत बुरे हो। अगली सुबह कोतारो रियो की साफ सफाई में मदद कर रहा था, तभी कोसुके ताकुमा के साथ डे केयर में आ जाता है। ताकुमा कोसुके का चश्मा ले लेता है और रियो से पूछता है कि काजुमा कहाँ है। ताकुमा बताता है कि उसे बुखार है। दूसरी तरफ घर पर काजुमा बिस्तर पर लेटा होता है और ताकुमा चिल्ला रहा होता है। उसकी मम्मी उसे सहलाती है और कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये दवा पी लो, ये मीठी भी है और इससे तुम ठीक भी हो जाओगे। काजुमा ना चाहते हुए भी उसे पी लेता है और उसकी मम्मी उसके लिए ताली बजाती है। रियो कोसुके से कहता है कि आज ताकुमा और काजुमा साथ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो दोनों अकेलापन महसूस करें। लेकिन ताकुमा तो मजे में होता है और कहता है कि देखो कोतारो चश्मा पहनकर बिल्कुल हीरो लग रहा है। कोसुके रोने लगता है और कहता है कि ताकुमा अपने अकेलेपन को छिपाने के लिए मुस्कुरा रहा है। रियो सोचता है कि ताकुमा को देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसे जरा सा भी अकेलापन महसूस हो रहा है। युसेदा पीछे से आता है और 100 येन की शर्त लगाता है कि ताकुमा काजुमा के बिना अभी बिल्कुल ठीक रहेगा। वो ताकुमा से पूछते कि क्या उसे काजुमा के बिना अकेला लग रहा है। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताकुमा सबको बताता है कि उसने अपने मम्मी से वादा किया है कि वो मजे करेगा ताकि काजुमा जल्दी ठीक हो जाए। कोसुके ताकुमा की बहादुरी को देखकर हैरान हो जाता है। युसेदा कहता है कि मैं शर्त जीत गया, अब लाओ मेरे 100 येन। कोसुके उसे इसकी जगह 500 येन का गिफ्ट कार्ड देता है। लालची युसेदा कोसुके से उस पर अपना ऑटोग्राफ भी करने को कहता है और सोचता है कि उसे बेचकर वो और पैसे बना सकता है। कोसुके उसे अपना ऑटोग्राफ देने के लिए खुश हो जाता है और दूसरी तरफ ताकुमा कोतारो के चेहरे पर अपना सिग्नेचर कर देता है। कोसुके उन्हें बताता है कि शायद ताकुमा काजुमा के वहां ना होने की वजह से थोड़ी देर बाद अकेला महसूस करने लगेगा। वो ताकुमा को गुड बाय करने के लिए नीचे बैठ जाता है और तभी हयातो ताकुमा को लेकर वहां आ जाता है। ताकुमा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कोतारो को लेकर हयातो के पास भाग जाता है। कोसुके रोने लगता है कि ताकुमा उससे ज्यादा हयातो को पसंद करता है। बाद में ताकुमा को कोतारो का हाथ पकड़ते हुए देखकर ताका गुस्सा आ जाता है और कोतारो को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो दोनों कोतारो को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। रियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कोई रस्साकसी का खेल नहीं है। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और ताका रोने लगता है, ये कहते हुए कि वो कोतारो का बेस्ट फ्रेंड है। किरिन पूछती है कि काजुमा कहाँ है और ताकुमा बताता है कि उसे बुखार है इसलिए वो घर पर है। ये जानने के बाद कि काजुमा को बुखार है, ताका ताकुमा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं उसके बुखार को हरा दूंगा। ताकुमा कहता है कि मैं भी वही करूंगा और बाकी बच्चे भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वो युसेदा के पास दौड़ कर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। युसेदा रियो से मदद मांगता है, लेकिन रियो कहता है कि माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता, मुझे क्लास के लिए निकलना है। युसेदा जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे मार सकते हो, और बच्चे उसे कमजोर बुलाने लगते हैं। क्लास जाते वक्त रियो सोचता है कि भले ही ताकुमा अभी खेल कूद में बिजी है, लेकिन क्या काजुमा के बिना वो ठीक रहेगा। हयातो कहता है कि शायद काजुमा को बुखार की वजह से दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उसका भाई भी उसके साथ नहीं है। रियो कहता है कि हाँ ये तो है और सोचता है कि काजुमा अभी ताकुमा के बिना रो रहा होगा और उसका नाम चिल्ला रहा होगा। रियो सोचता है कि जुड़वा होने के बावजूद दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। क्लास में वो उनके बारे में सोचते हुए फुसफुसा रहा होता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, जिसे यूकी सुन लेती है और सोचती है कि वो किससे ना अलग होने के बारे में सोच रहा है। डे केयर में सभी बच्चे सो रहे होते हैं और ताकुमा की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने बगल में कुछ ढूंढता है और ताका का मोजा निकाल लेता है। उसका मोजा पकड़े हुए उसे काजुमा की याद आने लगती है और वो उसे ढूंढने लगता है। ताका धोखे से कोतारो को पैर मार देता है और वो जाग जाता है। वो उठता है और देखता है कि ताकुमा बाहर जा रहा है।
दूसरी तरफ रियो को ताकुमा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो डे केयर वापस आ रहा था। हालांकि रास्ते में अचानक से कोतारो को देखकर वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। कोतारो उसकी ओर भागता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो बताता है कि ताकुमा उधर गया है। स्कूल गेट पर दो लड़कियां ताकुमा और एक बिल्ली को देखती हैं और उन्हें आवाज लगाती हैं। रियो उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताकुमा रियो से पूछता है कि काजुमा की हालत अब कैसी है। रियो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हालत पहले से काफी ठीक हो गई होगी। ताकुमा दुखी हो जाता है और नीचे देखने लगता है। कोतारो गेट की तरफ देखता है जहाँ ताकुमा की मम्मी काजुमा को लिए खड़ी थी और कह रही थी कि अब उसका बुखार उतर गया है और वो ताकुमा को लेने आई है। काजुमा रोते हुए ताकुमा के पास जाने को कहता है। ताकुमा भी नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। काजुमा और भी ज्यादा रोने लगता है और उनकी मम्मी दोनों बच्चों को शांत कराती हैं। वो कहती है कि काजुमा इसलिए ठीक हो पाया क्योंकि ताकुमा उसके सामने दुखी होने के बावजूद भी रोया नहीं। उनका रोना सुनकर यूसेदा भी बच्चों के साथ बाहर आ जाता है। वो देखता है कि ये सीन हर बार से बिल्कुल उल्टा है क्योंकि ताकुमा रो रहा है और काजुमा हंस रहा है। उसके बाद वो दोनों बाय बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। रियो का मानना था कि दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाद में कोसुके ताकुमा को लेने आता है, लेकिन यूसेदा बताता है कि वो तो पहले ही चला गया। अगले दिन रियो को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है। उसका एक क्लासमेट आता है और पूछता है कि क्या एक लव लेटर है, और चीखने चिल्लाने लगता है। यूकी की दोस्त ये सब सुन लेती है और पूछती है कि क्या तुमने वो रखा था, लेकिन वो मना कर देती है। हाथों चेक करने के लिए लेटर ले लेता है, लेकिन रियो शर्माने लगता है और उसे वापस ले देता है कि क्या करी, मैं खुद चेक कर लूंगा। जैसे ही वो लेटर पढ़ने वाला होता है तभी नुमाता वहां आ जाती है और उनसे रास्ते से हटने को कहती है। वो लेटर छिपा लेता है और माफी मांगता है। लड़का उसके हाथ से वो लेटर ले लेता है और ड्रामेटिक वे में जोर जोर से उसे पढ़ने लगता है। वो लेटर एक लड़की की तरफ से था जो कि रियो को इतना ज्यादा पसंद करती थी जितना मैं अपने सब्सक्राइबर्स को करता हूँ। ये सुनकर युगी और नुमाता दंग रह जाती हैं। लड़का आगे बढ़ता है कि वो लड़की उसके लिए स्कूल के पीछे वेट करेगी। पहली बार रियो का चेहरा भी लाल हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका जवाब कैसे देगा। वो लेटर ले लेता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। जैसे ही वो जाने लगते हैं हाथों कहता है कि तुमने अभी भी स्कूल के अंदर के जूते पहन रखे हैं। डे केयर में बच्चे नोटिस करते कि रियो का चेहरा लाल है। यूसेदा उससे पूछते कि क्या तुम्हें बुखार है, लेकिन रियो झूठ बोल देता है कि वो यहाँ भाग कर आया था। उसका छोटा भाई एक कंबल लाता है और उसकी गोद में बिछा देता है। रियो उसे सहलाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बुखार नहीं है। रियो उस कन्फेशन के ख्याल में खोया हुआ था, इसलिए वो मिडोरी का डायपर बदलते हुए धोखे से पाउडर जमीन पर गिरा देता है। यह नहीं, वो तो पिक्चर बुक को उल्टा पकड़ा होता है और किरण को उसे याद दिलाना पड़ता है कि उसने बुक उल्टी पकड़ रखी है। हयातो भी उसे याद दिलाता है कि वो एक बार फिर अपने जूते बदलना भूल गया। डिनर के वक्त सेकावा खाना पकड़े हुए रियो को कांग्रेचुलेट करता है। इतना सारा खाना देखकर चेयरमैन पूछती कि क्या आज कुछ खास है। सेकावा बताता है कि रियो को आज उसका पहला लव लेटर मिला है। रियो हड़बड़ाने लगता है और कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, और तुरंत सब्जेक्ट बदलकर खाने की तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ कोतारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में जब कोतारो स्टोरी बुक सेलेक्ट कर रहा था तब भी रियो उस लव लेटर के बारे में सोच रहा था। कोतारो से बुक पढ़ने के लिए देता है और नोटिस करता है कि रियो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। अचानक से रियो कोतारो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने पढ़ने के लिए कोई सी बुक सेलेक्ट करी। कोतारो बुक को पीछे छुपा लेता है और मना करने लगता है। उसके पास जाता है और अपना हाथ फैलाते हुए कहता है कि आज उसे स्टोरी सुने बिना ही सोना है। रियो से बिस्तर पर लिटा देता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रियो स्कूल जाते वक्त भी उस लेटर के बारे में ही सोच रहा था। कोतारो अपने भाई को देखता है और फिर एक संतरे के पेड़ को देखता है। वो रियो का हाथ छोड़ देता है और भाग जाता है। उसी वक्त नुमाता भी स्कूल जा रही थी, खुद को कन्विंस करते हुए कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए जल्दी निकली है और ये मानना नहीं चाहती थी कि वो रियो की जासूसी करेगी। यूकी भी इसी वजह से जल्दी निकली थी क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि रियो उस लेटर वाली लड़की से क्या बोलेगा। नुमाता और यूकी रास्ते में मिल जाती हैं। हालांकि वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रियो अचानक से नुमाता का हाथ पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छोटे भाई कोतारो को कहीं देखा। वो कहीं खो गया है क्योंकि उसने धोखे से उसका हाथ छोड़ दिया था। नुमाता कहती है कि उसने कोतारो को नहीं देखा, इसलिए रियो बिना देरी किए कोतारो को ढूंढने चला जाता है। नुमाता उसे रोकती है और कहती है कि उसके भाई को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगी। यूकी भी उसकी मदद करने का ऑफर करती है। उन्हें कोतारो कहीं नहीं मिलता और रियो घबराने लगता है। तभी उसे हयातो की आवाज आती है जो उसे बुला रहा था। वो उड़ता है और देखता है कि कोतारो उसके पास एक संतरा पकड़े खड़ा हुआ है। हयातो बताता है कि वो उसके लिए संतरा लेने किसी के बगीचे में घुस गया था। कोतारो उस फल को नींबू बोलने लगता है जो कि वो रियो का बुखार ठीक करने के लिए लाया था। रियो को याद आता है कि जब वो बीमार था तब कैसे उसके छोटे भाई ने उसके लिए नींबू से दवा बनाई थी। तब उसे समझ आता है कि कोतारो इसी वजह से उसकी देखभाल कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बीमार है। रियो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके छोटे भाई को उसकी चिंता हो रही थी। वो नीचे बैठ जाता है और कोतारो का हाथ पकड़कर रोने लगता है। बाद में रियो लेटर वाली लड़की को रिजेक्ट करने के लिए उससे माफी मांगता है। लड़की भी दुखी हो जाती है और उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके वहां से चली जाती है। हयातो जिसने उनकी बातें सुन ली थी रियो से पूछता है कि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड तो लग रहा था, फिर उसने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। वो कहता है कि कोतारो फिलहाल उसकी टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी तरफ डे केयर में यूसेदा कोतारो को बता रहा था कि बुद्धू वो संतरा है, लेकिन कोतारो कहता है कि नहीं, ये नींबू ही है। इधर यूकी और नुमाता में रियो की जासूसी करने के लिए झाड़ियों में छिपी हुई थी। उन्हें ये जानकर अंदर से राहत मिलती है कि रियो ने उस लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद यूकी नुमाता को मारिया चान कहकर बुलाती है और नुमाता शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पहले नाम से मत बुलाओ, मुझे शर्म आती है। अगले दिन में सेकावा को किसी का कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ कोई जोर जोर से सांसें ले रहा था। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और कहता है कि समय मत बर्बाद करो, अपना नाम बताओ। ताका रोने लगता है और कहता है कि फोन की दूसरी तरफ रियो नहीं है और हयातो से भीख मांगता है कि रियो और कोतारो को बुलाओ। वो फोन ले लेता है और रियो के बारे में पूछता है। रियो कोतारो को पकड़े हुए फोन उठाता है। ताका अपने भाई से बोलता है कि लाओ मुझे बात करने दो, लेकिन हयातो उसे इग्नोर कर देता है और रियो से पूछता है कि क्या तुम शाम को फ्री हो। रियो कहता है कि हाँ वो फ्री है। उसके बाद रियो कोतारो को फोन दे देता है और दूसरी तरफ ताका भी फोन उठाकर कोतारो से पहली बार बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो तेजी से कोतारो को उसके साथ समर फेस्टिवल में चलने के लिए पूछता है और तभी उन्हें किसी चीज के ठुकने की आवाज आती है। असल में कोतारो ने धोखे से फोन में अपना सिर दे दिया था।
रियो चेयरवुमन से फेस्टिवल अटेंड करने की परमिशन मांगता है और चेयरवुमन उसे वहां जाने की परमिशन दे देती है। हालांकि उसे वहां की घपलेबाज दुकान वालों से बच के रहने को कहती है। शिकागो ने फेस्टिवल में पहनने के लिए उकाता देता है। फेस्टिवल में ताका, जो कि उकाता पहने हुआ था, घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड था और अपनी खिलौने वाली तलवार को हिला रहा था। हैतो उसे तलवार ना हिलाने को कहता है और चुपचाप खड़े रहने को बोलता है। तभी रियो वहां जाता है और पूछते कि क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, देरी से आने के लिए मुझे माफ करना। हैतो कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इस उकाता को पहनने में तुमको कितने घंटे लगे। रियो बताता है कि शिकागो और चेयरवुमन ने उसे पहनने को कहा था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाया। ताका कोतारो का हाथ पकड़ लेता है और फेस्टिवल की दुकान की तरफ भागने लगता है। रियो कहता है कि ऐसे मत भागो, गुम हो जाओगे। तो वहीं हाथों कहता है कि लगता है कि ताका को थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी। कोतारो को एक कॉटन कैंडी पसंद आ जाती है और वो बहुत ध्यान से उसे बनते हुए देखने लगता है। ताका अपनी कॉटन कैंडी तुरंत खा जाता है, लेकिन कोतारो उसे बचा के रखना चाहता था। रियो उसे बताता भी है कि वो कुछ ही देर में पिघल जाएगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तभी ताका को एक दुकान दिखती है जहाँ बहुत सारे खिलौने कई सारे धागों से बंधे हुए थे और तो उसमें उसका पसंदीदा खिलौना हीरो ट्रांसफॉर्मेशन बेल्ट भी थी। दुकान वाला उन्हें एक बार अपनी किस्मत आजमाने को कहता है, लेकिन रियो और हयातो उन्हें वहां से ले जाते हैं। वो कुछ अच्छा खाने का फैसला करते हैं, लेकिन ताका को वही गेम खेलना था। वो उसे बताते कि वो धागे खिलौने से जुड़े ही नहीं है। ताका रोने लगता है और कहता है कि मुझे वहीं ले चलो। तभी एक गोल्डफिश की दुकान में बैठा यूसेदा रियो और हयातो को हाय कहता है। रियो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यूसेदा समझाता है कि वो अपने पड़ोसियों के स्टॉल पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। उसके बाद वो पूछता है कि ताका रो क्यों रहा है और ताका कहता है कि मुझे वो लॉटरी वाला गेम खेलना है। यूसेदा ताका और कोतारो को खुश करने के लिए एक गोल्डफिश कैचर देता है, लेकिन पैसे भी मांगता है। हालांकि वो उन्हें डिस्काउंट दे देगा। हयातो कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा लाला आदमी नहीं देखा। ताका को अभी भी वही धागे खींचने थे और वो जिद करने लगता है। इसलिए हयातो कहता है कि चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें इस यूसेदा के पास ही छोड़ दूंगा। तभी कोतारो उससे उसकी तलवार के बारे में पूछता है। वो पहले कोतारो की तरफ देखता है और फिर यूसेदा की ओर, जो कहता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने कुछ नहीं लिया। रियो भी कहता है कि मेरे पास नहीं है, जिससे ताका को रियलाइज होता है कि उसने अपनी तलवार कहीं खो दी है। वो जोर जोर से रोने लगता है और आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं, इसलिए हाथों उसके सिर पर टपली बना देता है। रियो ताका को शांत करता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी तलवार ढूंढ लेंगे। हयातो सजेस्ट करता है कि रियो और कोतारो फेस्टिवल एंजॉय करे और वो ताका के साथ मिलकर तलवार ढूंढ लेगा। रियो कहता है कि मैं जेन्युइनली ताका की मदद करना चाहता हूँ, जिस पर हयातो एकदम शांत रहता है। रियो को लगने लगता है कि हयातो उसे अपना भाई भी मानता है। हयातो कहता है कि अगर ये मेरा भाई ना होता तो मैं इसे बात भी ना करता। ये सुनकर ताका फिर से रोने लगता है। वो तलवार ढूंढने में जुट जाते हैं और रियो कहता है कि हमें उस कॉटन कैंडी वाले के पास जाके पूछना चाहिए। ताका अभी भी रोए जा रहा था और दुकान वाला उनसे लॉस्ट एंड फाउंड स्टॉल में जाकर चेक करने को कहता है। लॉस्ट एंड फाउंड स्टॉल में उन्हें यागी मिलता है, जिसे कई सारी लड़कियों ने घेर रखा था। रियो यागी को ताका की खोई हुई तलवार के बारे में बताता है। यागी ताका को रोते हुए देखता है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। रियो को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन यागी का दोस्त नेज़ु कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यागी के साथ यह हमेशा होता है। उन्हें तलवार के लिए बॉक्स को चेक करने को कहता है। हालांकि उसमें भी उन्हें उसकी तलवार नहीं मिलती। ताका बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी तलवार खो गई। हयातो कहता है कि वो काफी देर से उसकी तलवार ढूंढ रहे हैं और अब उन्हें रुक जाना चाहिए। ताका हारी मानने से मना कर देता है, इसलिए हयातो कहता है कि जाओ जाके खुद ढूंढ लो। रियो दखल देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने छोटे भाई के साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन हयातो कहता है कि तुम चुप रहो। वो ताका को दो चॉइसेस देता है, या तो वो खुद से तलवार ढूंढ ले या फिर उसके साथ लॉटरी वाला गेम खेले। हयातो से रियो को उसकी तलवार ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहने को भी याद दिलाता है। ताका आखिरी बार अपनी तलवार को अलविदा कहकर हारी मान लेता है। उसके बाद वो लॉटरी वाला गेम खेलने जाते हैं। ताका सोचता है कि उसे कौन सा धागा खींचना चाहिए और हयातो कहता है कि जो भी धागा खींचते हैं जल्दी खींचो। रियो कहता है कि जल्दीबाजी मत करो, उसको अपना समय लेने दो। अचानक से कोतारो एक धागा खींच लेता है और ताका की तलवार उससे निकल आती है। वो अपनी तलवार वापस पाकर फूला नहीं समा रहा था। हयातो दुकान वाले की गुद्दी पकड़ लेता है और दुकान वाला ताका की तलवार चुराने के लिए माफी मांगता है और अपॉलॉजी के लिए उन्हें एक गेम भी देता है, जिसे वो चेयरवुमन को तोहफे के तौर पर दे देते हैं। और कोतारो अपनी पिचकी हुई कॉटन कैंडी को देखकर दुखी हो जाता है। अगले दिन वो सभी बीच पर जाते हैं। मिडोरी, ताका और ताकुमा तो पूरे मजे कर रहे थे, तो वहीं किरिन और काजुमा रो रहे थे और अभी तक सदमे में थे। रियो उनकी देखभाल कर रहा था। यूसेदा आता है और कहता है कि ये लो, इनके तो अभी से दो ग्रुप बन गए। रियो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हारा समुद्र में तैरने का कोई इरादा होगा। यूसेदा कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मैं यहाँ तैरने नहीं आया, मैं तो बस यहाँ अपनी आंखें सेकने आया हूँ। वो यादों के बारे में पूछता है। रियो समुद्र की ओर इशारा करता है। तभी अचानक से किरिन की मॉम पीछे से आ जाती है और रियो चौंक जाता है। बाकी बच्चों की मम्मियां भी वहां आ जाती है और कहती है कि तुम जाके स्विमिंग एंजॉय करो, आज हम बच्चों की देखभाल कर लेंगी। शिजुका कहती है कि मैंने निमाता को भी आने को कहा था, वो भी शायद आती ही होगी। तभी निमाता वहां आ जाती है और देरी से आने के लिए माफी मांगती है। वो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने स्कूल का स्विमसूट पहन रखा था। यूसेदा कहता है कि ये नॉटी गर्ल स्कूल का स्विमसूट पहनकर आ गई और शिजुका कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। युगारी उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अच्छा दिखना चाहिए और यह कहती है कि हाँ ये तो है। इसलिए शिजुका कहती है कि चलो तुम्हारे लिए एक स्विमसूट ले लिया जाए। युगारी कहती है कि यह हमारी तरफ से बच्चों के लिए खाना बनाने का एक तोहफा है। निमाता मना करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। यूसेदा कमेंट करता है कि ऐसी सिचुएशन तुम मना कर भी नहीं सकती। बाद में जब बच्चे भुट्टा खा रहे होते तब यूसेदा रियो से कहता है कि तुम तैरने क्यों नहीं चले जाते। रियो कहता है कि कोतारो को शायद समुद्र से थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं फिलहाल उसी के साथ यहाँ रहूंगा। यूसेदा कहता है इसमें इतना डरने वाली क्या बात है। वो चेक करने के लिए काजुआ को पानी में रखता है और वो तुरंत रोने लगता है। रियो कोतारो को अपनी गोदी में लिए पानी में चला जाता है। ये सोचते हैं कि शायद बच्चों को पानी में बह जाने का डर लगता है। वो कमर तक के पानी में जाता है ताकि कोतारो को कुछ न हो और उसे दिखाने की कोशिश करता है कि समुद्र उतना डरावना नहीं है जितना वो सोच रहा है।
सभी बच्चे उन्हें देखकर हैरान थे। अचानक से एक बड़ी सी लहर आती है और रियो पानी में डूबने लगता है। हालांकि वो कोतारो को पानी के ऊपर पकड़े हुआ था, इससे कोतारो और भी ज्यादा डर जाता है। बीच पर रियो खांसते खांसते कोतारो को समझा रहा था कि पानी से उसे कोई खतरा नहीं है। इसेदा कहते हैं कि तुम जिस हालत में हो उसे देखकर बच्चे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले। बच्चे रियो को चिढ़ाने लगते कि वो खुद तो डूब गया और हमें बता रहा है कि समुद्र डरावना नहीं है। रियो सजेस्ट करता है कि अच्छा ठीक है, चलो हम रेत में खेलते हैं। जुड़वा भाई एक बड़ा सा रेत का किला बनाते हैं। ताका गड्ढा खोदने लगता है और इसेदा कहता है कि आराम से खोदो, मेरे मुंह पर मिट्टी आ रही है। कोतारो भी रेत का किला बनाते हैं और रियो खुश था कि बच्चे मजे कर रहे हैं। हालांकि तभी एक बड़ी सी लहर आती है और सारी रेत बह जाती है, जिस वजह से ताका जोर जोर से रोने लगता है। मम्मियाँ बच्चों के लिए कुछ पीने को लाती हैं और ताकुमा और काजुमा उसे पाकर खुश हो जाते हैं। ताका भी रोना बंद कर देता है और कोतारो अपने ग्लास को देखते जा रहा था, तो वही ताका घटाघट सारा एक बार में पी जाता है। रियो भी एक गिलास ले लेता है और कोतारो से कहता है कि चलो साथ मिलकर पीते हैं। अचानक से हायातो वहां आ जाता है और डर के मारे कोतारो अपना ग्लास धोखे से नीचे गिरा देता है। हायातो से माफी मांगने के लिए सीवीड देता है। शिजुका उसकी टपली बजाती है और पूछती है कि कोतारो उसका क्या करेगा। रियो अपनी ड्रिंक कोतारो को दे देता है। उसके बाद वो कहती है कि इनोवाता ने अपने कपड़े बदल लिए, क्या तुम लोग उसे देखने नहीं जाओगे। उसके आते ही वो सभी उसे घूरने लगते हैं। उसने एक प्यारी सी फ्लोरल प्रिंट की बिकनी पहनी हुई थी और तो और उसने साइड पोनी टेल भी बांध रखी थी, जो उसकी क्यूटनेस में 4 चांद लगा रही थी। हायातो कहता है कि इसमें खास क्या है, उसने सिर्फ बिकनी ही तो पहन रखी है। रियो कहता है कि वो सच में क्यूट लग रही है और खासकर उस पर बने पैटर्न्स। उसको समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है, इसलिए वो क्लैरिफाई करता है कि वो पैटर्न्स किरिन के फ्लोटिंग ट्यूब से मैच कर रहे हैं। शिजुका कहती है कि मुझे मेरे बेटे से कोई उम्मीद नहीं है। आयो कहती कि इनोवाता किरिन से मैचिंग कपड़े पहनकर खुश लग रही है। तभी रियो कोतारो को बजरी में बैठे हुए देखता है और उसे बताता है कि वो कोई बैठने की जगह नहीं है। वो उसे वहां से ले जाता है और जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचते हैं, पानी रियो के पैरों तक पहुंच जाता है। कोतारो ना डरने की पूरी कोशिश कर रहा था। रियो ये देख लेता है और सोचता है कि कोतारो किसी चीज की कोशिश करते हुए ज्यादा क्यूट लगता है। रियो कहता है कि चलो शीशा से इकट्ठा करते हैं। वो जा रहे होते हैं कि तभी मम्मियाँ कहती कि संभल के रहना, गर्मी बहुत है। रियो को जल्दी समझ आता है कि वो सही बोलनी थी। हालांकि तब तक कोतारो को एक क्षण मिल जाता है। कोतारो और बाकी बच्चे सो जाते हैं और मम्मियाँ रियो से कहती कि अब उसके लिए पानी में खेलने का सबसे अच्छा मौका है। हायातो कहता है चलो चला जाए। वो पानी में चले जाते हैं और रियो को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। हायातो पूछता है कि तुम तैर सकते हो ना, और रियो पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। हायातो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम्हें तैरना नहीं आता क्योंकि तुम पानी में नहीं आ रहे थे। रियो कहता है कि मैं पानी को अवॉइड नहीं कर रहा था, मैं बस कोतारो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे याद है कि कोतारो एक बार इससे भी पहले पानी में आ चुका है, भले ही उसे याद ना हो, लेकिन जब वो बहुत छोटा था तब हम उसे बीच पर लाए थे। उस वक्त मम्मी पापा उसे पानी में ले गए थे और उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा है कि अब वो इसलिए डर रहा है क्योंकि मैं उसे रीअश्योर नहीं कर पा रहा हूँ। हायातो से मारता है और रियो पानी के नीचे चला जाता है। रियो ऊपर आता है और पूछता है कि क्या वो ताको को हमेशा इतनी तेजी से मारता है, जिस पर हायातो कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसका आधा भी नहीं मारा है। वो आगे बताता है कि कोतारो उस वक्त इसलिए नहीं डरा था क्योंकि वो बच्चा था। वो रियो से कहता है कि बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। रियो कहता है कि हाँ, उस वक्त तो कोतारो खड़ा भी नहीं हो पाता था। हिकारी नोटिस करती कि कोतारो उठ चुका है। वो उठता है और रियो को ढूंढने लगता है। वो समुद्र की तरफ इशारा करती है और बताती कि उसका भाई पानी में है। वो तुरंत समुद्र की ओर भागने लगता है। हालांकि वो पानी के डर से समुद्र में नहीं जाता और अपने भाई को देखने लगता है। जब वो रियो को पानी के अंदर जाते हुए देखता है तब वो सदमे में आ जाता है क्योंकि उसे वो वक्त याद आ जाता है जब रियो उसे पानी से बाहर पकड़े हुआ था और खुद डूब रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है, लेकिन वो तैर नहीं पाता। युगारी तुरंत उसे बाहर निकाल लेती है। वो रोने लगता है और रियो के पास जाने को कहता है। रियो पानी से बाहर आता है और कहता है कि मैंने अभी कुछ सुना। हायातो कहता है कि बीच पर शायद कुछ हो रहा है। रियो उस तरफ देखता है और पाता है कि कोतारो उसके लिए रो रहा है। रियो तुरंत बीच पर वापस तैर जाता है। वो कोतारो को गोद में ले लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, मुझे माफ कर दो, जब तुम सो रहे थे तब मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। युगारी कहती कि शायद तुम्हें पानी के नीचे जाते देख वो डर गया था। कोतारो उस पानी में चला गया जिससे उसे डर लग रहा था, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। कोतारो अभी भी अपने भाई को कस के पकड़े हुआ था। युगारी कहती कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे के इतना नजदीक हो। रियो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको फर्जी ही परेशान कर दिया। और ये क्या कर वो कोतारो को एक शेल पकड़ाता है। उसे वो समय याद आता है जब उसके पापा ने बताया था कि तुम इससे समुद्र की आवाज को सुन सकते हो। उसे लगता है कि कोतारो को ये याद नहीं होगा, लेकिन हैरानी से कोतारो समुद्र की आवाज सुनने के लिए उस शेल को अपने कान में लगा लेता है। रियो मुस्कुराता है और उसे शेल को पकड़ने का सही तरीका बताता है। अगले सीन में ताका दुखी लग रहा था और रियो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसके पास चला जाता है और बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बिलख रहा था कि रियो को उसकी एक बात नहीं समझ आई। शिजुका उसे बताती कि क्या हुआ और उसे एक बॉल दिखाती जिसमें गोजाबाजी हो रखी थी। कोतारो कहता है कि ये तो टट्टी है। शिजुका बताती कि ताका ने इस ऑटोग्राफ वाली बेसबॉल पर गोजाबाजी कर दी, जिसे हाटो बहुत संभाल कर रखता था। रियो को लग रहा था कि हाटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा और शायद उसने ताका को काफी तेज मार भी दिया होगा। हालांकि शिजुका कहती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हाटो तो अपनी बॉल पर हुई गोजाबाजी को देख रहा था और ताका पीछे से उसे उसके साथ समय न बिताने के लिए चिढ़ा रहा था। ताका को लग रहा था कि वो उसकी टपली बजा देगा, इसलिए वो अपना सिर ढक लेता है, लेकिन हैरानी से हाटो उसके बगल से गुजर जाता है और शिजुका से खाना मांगने लगता है। उसके बाद से वो ताका को पूरी तरह से इग्नोर करने लगा और तो और वो ताका को अपने साथ स्कूल भी नहीं ले गया। ताका रोने लगा था और तब शिजुका ने पूछा कि हुआ क्या था। रियो बोलता है कि हाटो सच में बहुत गुस्सा होगा और ताका कहता है कि हाटो की गलती है, इसलिए वो उसे माफी नहीं मांगेगा। शिजुका रियो से हाटो से बात करने को कहती है, नहीं तो वो ताका को इग्नोर करता रहेगा। रियो पूछता है कि फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि शिजुका की आज सप्लीमेंट्री क्लास लगी हुई है और यूसेदा भी आज छुट्टी पर है। उसी वक्त चेयरवुमन दरवाजा खोलती है और कहती है कि मैं बच्चों की देखभाल करूंगी, और कहती है कि तुम दोनों तुरंत जाओ क्योंकि मैं रोते हुए बच्चों को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके जाते ही कोतारो चेयरवुमन को बुढ़िया कह देता है और उसके घूरते ही ताका डर जाता है। हालांकि वो उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकती है और टिश्यू से उसकी नाक साफ करती है। रियो बेसबॉल क्लब की प्रैक्टिस पर जाता है और क्लब के लड़के उसे चेतावनी देते हैं कि हाटो से तो भूल कर भी बात मत करना। वो देखते हैं कि हाटो बहुत ज्यादा गुस्से में और तेजी से बैट स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा है। रियो से बात करने का फैसला करता है, उसके पास आता है।
वो यातो को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो बात कर सकते हैं। रयू बताता है कि अगर वो ताका को माफ नहीं करेगा तो वो दिन भर भी लगता रहेगा। उसके बाद वो आगे बताता है कि कोतारो ने भी मेरा कई सारा सामान बर्बाद किया है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें उससे बात करने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा होगा। उसे वो वक्त याद आता है जब कोतारो ने उसके पूरे होमवर्क पर गोजाबाजी कर दी थी। दूसरी बात, उसे उसके तीलियों के किले को तोड़ डाला था जिसको उसे फिर से बनाने में 2 हफ्ते लग गए थे। उसने तो उस फोन को भी टॉयलेट में गिरा दिया था जिसमें उसके मम्मी पापा के आखिरी ईमेल्स थे। हयातो से सहलाता है और रयू अपने आंसू पोंछता है। वो कहता है कि अगर ये एक एक्सीडेंट होता तो मुझे कुछ फर्क न पड़ता, लेकिन ताका के साथ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मुझे उस बेसबॉल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताका बहुत बदतमीज हो गया है। मुझे पता है कि उसे अपने किए का पछतावा भी नहीं हो रहा होगा। इस दौरान ताका चेयरमैन को पूरी बात बताता है कि आखिर हुआ क्या था। वो बिलखते हुए उसके साथ ना खेलने के लिए हयातो को ब्लेम करता है। वो पूछती है कि क्या उसे कोई चीज़ बहुत प्यारी है और ताका तुरंत अपनी खिलौने वाली तलवार दिखाता है। वो उसे तलवार ले लेती है और सेकावा से कहती है कि हथौड़ा ले गया, आज मैं इसे तोड़ डालूंगी। जिसे सुनकर ताका सदमे में आ जाता है। उसे तोड़ने ही वाली होती है कि तभी ताका उसे रुकने की भीख मांगने लगता है। चेयरमैन एन वक्त पर रुक जाती है और बताती है कि यही चीज तुमने अपने भाई के साथ करी है और उसे उसकी तलवार वापस दे देती है, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जब रयू वापस आता है तब चेयरमैन सेकावा के साथ वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद रयू ताका से पूछता है कि क्या अब वो हयातो से माफी मांगना चाहेगा और हैरानी से वो हाँ कहता है। वो बेसबॉल क्लब के प्रैक्टिस एरिया में जाते हैं जहाँ ताका रयू के पीछे छिप जाता है। हयातो से घूरते और मुड़ के वहां से जाने लगता है। ताका उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है। हयातो से बेवकूफ बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। वो तुरंत अपने भाई के पास चला जाता है और जोर जोर से रोते हुए उसे सॉरी बोलता है। हयातो उसके सिर पर टपली बजा देता है और फिर उसे सहलाने लगता है। वो उसके साथ समय न बिताने के लिए उससे माफी भी मांगता है। रयू दोनों भाई के बीच हुई लड़ाई को खत्म होते हुए देखकर खुश हो जाता है और कोतारो भी उसकी उंगली कस कर पकड़े हुए सब देख रहा था। आज स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। डे केयर रूम ने भी रिफ्रेशमेंट का स्टॉल लगाने का सोचा है जिसमें बच्चे भी शामिल होंगे। रयू ने अपने फ्लायर में पहले ही वार्निंग दे रखी है कि बच्चे जूस गिरा देते हैं, इसलिए संभल कर हैं। इशिता कहता है कि इसे देखकर तो हमारे स्टोर पर कस्टमर ही नहीं आएंगे। कोतारो जूस ले जाने की प्रैक्टिस करता है लेकिन जमीन पर फैले जूस से फिसल कर गिर जाता है और बॉल की तरह उछलने लगता है। ताका काजुमा से टकरा जाता है और वो जाके ताकुमा से टकरा जाता है और सभी बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी सारी क्यूट कॉस्ट्यूम यूसेदा ने बनाई थी। उसने रयू के लिए भी एक बड़ा सा भुट्टे का कॉस्ट्यूम बनाया था। जैसे रयू कॉस्ट्यूम पहन लेता है तभी यूसेदा बताता है कि आज बच्चों के पापा भी आ रहे हैं। किरिन कहती है कि आज मेरे पापा भी आ रहे हैं। तभी अचानक से किरिन की मम्मी रयू के पीछे आ जाती है और रयू डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ताका कहता है कि मैं तुम्हें उठाता हूँ, लेकिन उसे उठाने की जगह लुढ़का देता है। कोतारो भी लेट जाता है और रयू के साथ लुढ़कने लगता है और इशिता उनकी फोटो ले लेता है। हयातो आता है और पूछता है कि ये बड़ा सा भुट्टा दरवाजे पर क्या कर रहा है। उसे पता चलता है कि वो रयू है। बाद में किरिन की मम्मी बताती है कि वो डे केयर प्रोग्राम में किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाएंगी। किरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि आवे बताती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पापा यहाँ रहेंगे। उसके बाद आवे रयू और हयातो से अपने हस्बैंड के सिलसिले में एक फेवर मांगती है। इस दौरान एक आदमी जो कि हो सकता है आवे का पति हो, 2 लड़कियों को फूल देता है और डे केयर तक जाने के रास्ते के बारे में पूछता है। इनुई दुखी था क्योंकि मिडोरी की मम्मी वहाँ नहीं थी, लेकिन तभी एक दाढ़ी वाला आदमी उसके पास आकर उससे उसको डे केयर तक ले जाने को कहता है। जुड़वा भाइयों के पापा अपनी फैन गर्ल से बचने के लिए झाड़ियों में छिपे हुए थे। किरिन के पापा दरवाजा खोलते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं। वो तुरंत किरिन की फोटो खींचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस कॉस्ट्यूम में बहुत क्यूट लग रही हो। आवे अपने हस्बैंड से पूछती है कि आप इतनी जल्दी आ गए। वो कहता है कि मैं फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो उसे बुके देता है और बच्चों के सामने किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। उसके बाद उसकी नजर बेबी सिटर्स पर जाती है। असल में किरिन की मम्मी ने उनसे एक अजीब सा फेवर मांगा था। वो चाहती थी कि सभी लड़के लड़की होने का दिखावा करे क्योंकि उसका हस्बैंड थोड़ा सनकी सा है और सोचता है कि हर लड़का उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। इशिता की आवाज एकदम मर्दों वाली थी, हालांकि फिर भी वो नहीं समझ पाता, लेकिन जब वो उसे हाथ मिलाने के अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब उसे तुरंत समझ आ जाता है। वो गुस्सा आता है और पूछता है कि यहाँ लड़के बेबी सिटिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन तब तक आवे जा चुकी थी। उसे पता चलता है कि बाकी बच्चे भी लड़के हैं और वो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिडोरी उसका पाँव काट लेती है और किरिन बताती कि मिडोरी लड़का नहीं है। वो मिडोरी को गोद में उठाता है और माफी मांगता है। वो उसकी बड़ी गोल आंखों की तारीफ करता है और कहता है कि अगर मैं 30 साल छोटा होता तो मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता। रयू, हयातो और यूसेदा उस राजस्थानी को अजीब तरह से देखने लगते हैं। वो लड़कों की तरफ मुड़ते और पूछता है कि किरिन के साथ रहने का तुम लोग का इंटेंशन क्या है। वो सभी बोलते हैं कि वो किरिन को पसंद करते हैं और किरिन कहती कि मैं भी इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ताका कहता है किरिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और किरिन कहती कि रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। उसके पापा गुस्से में पूछते कि किस बेवकूफ को मेरी बेटी पसंद नहीं आएगी। उसके बाद वो कहता है कि वो अपनी बेटी को उस रूम में नहीं छोड़ेगा जहाँ सिर्फ आवारा मर्द रहते हो। फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है। अब वो विग में इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था इसलिए आवे का आदमी मुड़ता है और कहता है कि अगर मैं 15 साल बाद पैदा हुआ होता तो शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग लेता। फिर वो अपनी असलियत बताने ही वाला था, उससे पहले ही मिडोरी उसका विग खींच लेती है। वो मुड़ जाता है और वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तुम लड़कों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हाथों से कहता है कि वो उसे रोक ले। वो किरिन के पापा को घूरता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले ही जाओ। किरिन के पापा अपना ध्यान हयातो पर लगाते हैं और उस पर लाइन मारने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हयातो भी एक लड़का है। किरिन आंसू भरी आंखों से अपने पापा से कहती कि वो रुके और देखे कैसे वो सक्सेसफुली जूस को कैरी कर सकती है और वो अपनी प्यारी बेटी को मना नहीं कर पाते। तभी मिडोरी के पापा आते हैं और अपनी बेटी को किरिन के पापा से ले लेते हैं और दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनुई रयू से कहता है कि तो मैंने यूकारी को इस इंसानी भालू के हाथों खो दिया। जब वो नहीं देख रहा होता तब यूसेदा चुपके से रयू का विग लगा देता है, इसलिए वो गलती से सोचता है कि वो एक लड़की से बात कर रहा था। पेरेंट्स डे केयर सेंटर में पहुंच जाते हैं।
हिकारी इनुई से पूछती कि क्या वो भी बच्चों का रिफ्रेशमेंट स्टैंड देखने आया है, लेकिन वो क्लैरिफाई करता है कि वो सिर्फ उसके पति को रास्ता दिखाने आया था और फिर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर जाके वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने उसे धोखे से बात कर ली थी और कहता है कि वो क्यूट तो थी। किरिन आखिरकार अपने जूस को सक्सेसफुली प्रेजेंट कर पाती है बिना उसे गिराए, और उसके पापा सोचते हैं कि उसकी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो रही है। वो इमोशनल हो जाते हैं और उसकी शादी के बारे में सोचते हुए परेशान होने लगते हैं कि किसी दिन उसकी बेटी को कोई छपरी ले जाएगा, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। दूसरे डैड्स भी रोने लगते हैं। रू कमेंट करता है कि अभी शादी के बारे में सोचने में बहुत जल्दी है। तभी किरिन कहती है अब कोतारो की बारी है। उसके पापा गुस्से में पूछते कि कोतारो कौन है। कोतारो जूस लेकर र्यू के पास आता है और र्यू सोचता है कि कोतारो भी कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। वो थोड़ा जूस गिरा देता है, लेकिन फिर भी आखिर में वो जूस डिलीवर कर देता है। सेगावा अचानक से आता है और र्यू को डरा कर कोतारो की तारीफ करता है और बताता है कि चेयर वुमेन नहीं आ सकती क्योंकि उनसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर कोतारो थोड़ा निराश हो जाता है। सेगावा कहता है कि मैंने देखा था कि चेयर वुमेन को भी यहाँ ना आने का पछतावा हो रहा था। किरिन के पापा सजेस्ट करते कि आज का दिन याद रखने के लिए चलो तस्वीरें ली जाए, और किरिन कमेंट करती कि मेरे पापा बहुत अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। मॉम अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, इसलिए किरिन के डैड कहते हैं सब यहाँ देखो मैं फोटो ले रहा हूँ। ताका जो कोतारो के साथ था कहता है कि मैं उस तरफ नहीं देखने वाला। दोनों ट्विंस कहते हैं कि हम तो उस तरफ देखेंगे। मिडोरी जोर से रो रही थी और किरिन एक क्यूट सी स्माइल देती है। किरिन के डैड कहते हैं चीज और फिर एक फोटो ले लेते हैं। अगले दिन र्यू ताका को शांत कराने की कोशिश कर रहा था जो हयातो से मार खाने के बाद रोए जा रहा था। बच्चे डर के मारे कांपने लगते जब हयातो धमकी देता है कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसे टाका की तरह ही मार पड़ेगी। तभी अचानक से शिजुका वहां आ जाती है और बच्चों को धमकाने के लिए उसे डांटने लगती है। फिर वो योशिदा को जॉब पर सोने के लिए मारती है। हयातो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, और वो कहती है कि मैं यहाँ बच्चों को साइंस लैब में अंडे से चूजे निकलने का प्रोसेस दिखाने के लिए बुलाने आई हूँ। योशिदा को याद आता है कि वो तो एक साइंस टीचर है। जब शिजुका अंडों के बारे में बताती है तब बच्चों की आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत चीजों को देखने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ने लगते हैं। शिजुका कहती है कि मुझे बात तो पूरी करने दो, वो कल निकलेंगे। बच्चे ही नहीं, र्यू भी एक्साइटेड था। र्यू चाहता था कि चूजे उसके पीछे पीछे चले। हयातो पूछते कि ऐसा क्यों, बच्चे तो पहले ही उसे फॉलो करते हैं। र्यू एग्री करता है और बच्चे एक्साइटेड होकर अंडे देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। सब साइंस लैब में जाते हैं। बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी से अंडे देखते हैं। फिर वो र्यू की तरफ मुड़ते हैं और उसे झूठा बुलाने लगते हैं क्योंकि किरिन सोचती है कि ये तो खाली एक फ्रिज है जिसमें अंडे रखे हैं। र्यू समझाने की कोशिश करता है कि ये एक इनक्यूबेटर है, लेकिन बच्चे सुनना ही नहीं चाहते थे। र्यू शिजुका से मदद मांगता है लेकिन वो क्लास के लिए चली जाती है। बच्चों को समझाने के लिए या तो अपना मुक्का दिखाता है और उनसे र्यू की बात सुनने का ऑर्डर देता है। सब डर जाते हैं और र्यू के पास चले जाते हैं। वो समझाता है कि इनक्यूबेटर अंडों को गर्म रखता है और अगर वो इंतजार करे तो कल तक चूजे देख पाएंगे। योशिदा कमेंट करता है कि अंडों को घूरना बोरिंग हो सकता है, हालांकि कोतारो तो ये पूरा दिन कर सकता था। फिर देखते हैं कि कोतारो का छोटा सा माथा इनक्यूबेटर के ग्लास के तले दबा हुआ है। वो कोतारो को उठाता है और कहता है कि चलो कल वापस आते हैं। दूसरी तरफ योशिदा देखता है कि बच्चे एक बॉडी मॉडल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगले दिन सुबह जल्दी कोतारो र्यू को साइंस लैब की तरफ खींच रहा होता है। वो साइंस रूम की तरफ इशारा करता है और चूजे देखने की मांग करता है। शिजुका कहती है कि स्टूडेंट जिन्हें चीजें सीखने में दिलचस्पी होती है उनका सीखने के लिए हमेशा स्वागत है। वो टाइम पे पहुंच जाते हैं क्योंकि चूजे निकलने ही वाले थे। र्यू और कोतारो बहुत ध्यान से चूजे निकलते हुए देखते हैं। शिजुका उन्हें देखकर मुस्कुराती है क्योंकि र्यू भी चूजे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहती है कि ये दोनों बहुत क्यूट है, मेरे अपने बेटे जैसे नहीं जो इस वक्त भी सो रहे हैं। 1 घंटे बाद तक शिजुका सो जाती है और र्यू भी झपकियां ले रहा होता है, लेकिन कोतारो इनक्यूबेटर से सट कर चूजों को देख रहा होता है। वो देखता है कि एक चूजे ने अपना पंख बाहर निकाल लिया है। र्यू उठ जाता है और देखता है कि कोतारो उसे इतना ध्यान से देख रहा है जिससे उसके माथे से धुआं आ रहा है। र्यू अपनी हंसी रोकता है जब वो कोतारो को चूजे के साथ स्ट्रगल करते हुए देखता है। चूजा आखिरकार अपने शेल से निकल आता है और कोतारो इसके बारे में अपने भाई को बताता है, लेकिन जैसे ही वो चूजे की तरफ देखता है वो गिर जाता है। शिजुका समझाती है कि शेल से निकलने की मेहनत के बाद वो आराम कर रहा है। कोतारो अपने भाई को गले लगा लेता है। र्यू को भी वो वक्त याद आ जाता है जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था। वो कोतारो को उठा लेता है और कहता है कि चलो सबको बताते हैं। बाद में चूजों ने कोतारो को अपनी माँ समझ लेता है और अब वो उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं कि चूजे उसके पीछे चल रहे हैं। ताका जलने लगता है और कहता है कि ये तो नाइंसाफी है कि कोतारो को सब मिल गया। वो एक चूजे को पकड़ने की कोशिश करता है और चूजे इधर उधर भाग जाते हैं। बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। र्यू योशिदा से कहता है कि वो चूजे को पकड़ने में उसकी मदद करे। तभी एक चूजा विंडो की तरफ भाग जाता है जहाँ एक बिल्ली छिपी होती है। बिल्ली चूजे पर टारगेट करती है और सबकी सांसें अटक जाती है। बिल्ली छलांग लगाती है लेकिन हैरानी से कोतारो चूजे को ढक लेता है। शुक्र है कि हयातो बिल्ली को चूजे तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है और सबको याद दिलाता है कि जब चूजे को खुला छोड़ो तो विंडो बंद रखो। र्यू कोतारो के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है गुड बॉय, तुमने चूजे को बचाने की कोशिश करी। कोतारो मुस्कुराता है और चूजे को उठा लेता है। आखिर में र्यू के पीछे कोतारो और उसके पीछे चूजे चलने लगते हैं। आज इसे तो बीमार है और घर पर है। जब वो र्यू को कॉल करते हैं तो काफी बीमार लग रहा था। टाका लगातार उछलता है और कहता है कि मुझे उनसे बात करने दो, जबकि कोतारो चुपचाप सुनता रहता है। योशिदा र्यू को बताता है कि वो डे केयर नहीं आ सकता और उसे सेकावा को उसकी जगह काम करने के लिए कह दिया है। सेकावा अचानक से आता है और र्यू को डरा देता है। वो कहता है कि मैं बच्चों को संभालने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो अपनी क्लास में जा सकते हो। मिडोरी का ध्यान रखने के लिए सेकावा एक किताब लाता है जिसका नाम होता है नाउ दैट यू आर अ मॉमी। कोतारो उसकी पैंट पकड़ता है और इशारा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेकावा इससे काफी खुश होता है। शिजुका ताका से कहती है कि वो सेकावा के साथ अच्छे से बिहेव करे और र्यू कोतारो से कहता है कि वो उसके साथ एक गुड बॉय बनकर रहे। दूसरे बच्चे आते हैं और एक्साइटेडली कहते हैं ये तो बटलर अंकल है ना। र्यू मिडोरी को सेकावा पर स्ट्रैप कर देता है। बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हैं और वो उन्हें ग्रीट करता है। र्यू कहता है कि वो आज यहाँ योशिदा के बीमार होने की वजह से है। किरिन उसके साथ वक्त बिताने के लिए काफी एक्साइटेड थी। ट्विन सेकावा के साथ खेलना चाहते थे। ताका कहता है कि उस बेवकूफ योशिदा को किसकी जरूरत है, और दूसरी तरफ योशिदा कुछ छींकें आने लगती हैं। र्यू कहता है कि अब मुझे अपनी क्लास में रहना है, हेल्प के लिए थैंक्स, और सभी को बाय कहकर वहां से चला जाता है।
अब बच्चे बहुत दूर खड़े होते हैं और सेकावा सोचता है कि कैसे उनके लिए एक सेफ और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बनाया जाए। कोतारो सपोर्ट दिखाने के लिए अपना हाथ उस पर रखता है। सेकावा डिसाइड करता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो झुककर अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे और सबका सपोर्ट मांगे। हालांकि ये करने से बच्चों को लगने लगता है कि जैसे अब वो इंचार्ज हैं। वो उसे खींचते हैं और कहते हैं कि वो उसे अलग अलग गेम सिखाएंगे। इस दौरान योशिदा अपने बेड पर लेटे हुए सोचते हैं कि क्या बच्चे उसे ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे होंगे। हालांकि वो इमेजिन करता है कि वो सभी उसके बिना रो रहे होंगे और कोतारो भी एक किताब सैड पांडा पकड़े रो रहा होगा। योशिदा को ज्यादा आराम मिल पाता उससे पहले ही सेकावा का कॉल आ जाता है। कनेक्शन खराब था लेकिन वो मिडोरी से रिलेटेड इमरजेंसी के बारे में कुछ सुन लेता है, फिर लाइन कट जाती है। जब वो दोबारा कॉल करता है तो फोन आउट ऑफ सर्विस आता है, जिससे उसे चिंता होने लगती है। एक फ्लैशबैक में 10 मिनट पहले मिडोरी रो रही होती है क्योंकि उसका डायपर लीक हो गया था और सेकावा के बैग पर लग गया था। वो कहता है कि हमें उसका डायपर बदलना चाहिए, तो किरण डायपर लाने के लिए दौड़ती है और ताका वाइप्स लाने के लिए। सेकावा उनका शुक्रिया अदा करता है लेकिन उन्हें दौड़ने से रोकता है। किरण ताका से टकरा जाती है और दोनों गिर जाते हैं और डायपर्स भी पानी में गिरकर भीग जाते हैं। वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं लेकिन सेकावा उनसे कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और वो स्पेयर डायपर्स के लिए योशिदा को कॉल करता है। लेकिन बीच में ही मिडोरी उसका फोन पर मार देती है और वो पानी में गिर जाता है। किरण रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब ताका की गलती है। ताका चिल्लाता है कि ये मेरी गलती नहीं है। मिडोरी भी जोर से रो रही थी और सबको रोते हुए देखकर दोनों भाई भी रोना शुरू कर देते हैं। बेबी सीटर क्लब क्राइम क्लब बन जाता है। बस कोतारो ही अकेला था जो नहीं रो रहा था। सेकावा मिडोरी को नीचे ले जाता है और एक जिम्मेदार बेबी सीटर बनने का फैसला करता है। वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाता है और एक कपड़ा उठाता है। इस बीच रियो और उसके क्लासमेट अपने जिम पीरियड के दौरान जॉगिंग कर रहे होते हैं। अचानक से एक आदमी जमीन पर गिर जाता है जिससे रियो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ये तो योशिदा है जो कि बीमार होने के बावजूद मिडोरी की इमरजेंसी के बारे में जानने के लिए बेचैन था। रियो और आयातो उसकी मदद करते हुए उसे डे केयर रूम में ले जाते हैं। हालांकि मिडोरी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि सेकावा ने उसके लिए कपड़े से ही डायपर बना दिया था और उसके गंदे कपड़ों को भी धो दिया था। योशिदा को ये सब जानकर राहत महसूस होती है। ताका और किरण उसे कहते हैं कि हम लोग ठीक है, तुम जाओ आराम करो। कोतारो कहता है कि लेमन टी पियो और ट्विंस कहते हैं कि योशिदा तुम जल्दी ठीक हो जाओ। योशिदा इमोशनल हो जाता है और आयातो कहता है कि तुम रोने के लिए भी थोड़े बड़े नहीं हो। योशिदा अब जाने के लिए तैयार था लेकिन मिडोरी उसकी पैंट पकड़कर खींचने लगती है। सेकावा बताता है कि मिडोरी उसके वहां ना होने को लेकर सबसे ज्यादा चिंता में थी। तभी मिडोरी उसका नाम पुकारती है और वो शर्मा जाता है। रियो दंग रह जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब मिडोरी ने कुछ बोला है। अगले दिन युकारी मुंह फुलाए होती है और कहती है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि मिडोरी का पहला शब्द मामा या पापा होना चाहिए था। योशिदा कहता है सॉरी और मिडोरी मुस्कुराती है। अगले सीन में युकी डे केयर रूम के इर्द गिर्द चुपके से अपने बॉल लेने आती है। वो शर्माती है और अपने आप से कहती है कि वो रियो को यहाँ देखने नहीं आई है। खुद को रोकने की कोशिश करने के बावजूद आखिरकार वो अंदर झांकी लेती है। ताकुमा उसे देख लेता है और जैसे ही रियो बाहर देखता है वो जल्दी से छुप जाती है। इनुमाता वहाँ आती है और पूछती है कि वो झाड़ियों के पीछे क्यों है। वो कहती है कि मैं रियो पर नजर नहीं रख रही हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी बॉल लेने के लिए आई थी। लेकिन तब तक वो बॉल गायब हो चुकी थी और एक बिल्ला उसे खेल रहा था। इनुमाता कहती है कि बहाने बनाना बंद करो और शर्माते हुए कहती है कि अगर तुम्हें बच्चों के साथ अकेले खेलना एम्बैरेसिंग लगता है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वहाँ से जाने लगती है। युकी इसे रोक लेती है और बोलती है कि मुझे छोटे बच्चों के साथ एडजस्ट करने में काफी मुश्किल होती है। और तभी बच्चे खिड़की खोलकर देखते कि बाहर क्या हो रहा है। इनुमाता उसका डर दूर करने की जिम्मेदारी लेती है और रियो को बताती है कि युकी को छोटे बच्चों के साथ एडजस्ट करने में मदद चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और युकी को डे केयर रूम में ले जाती है। बाहर ताकुमा खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन रियो उसे रोक लेता है। इनुमाता उसे समझाती है कि उसके फ्यूचर के लिए बच्चों के साथ एडजस्ट करना कितना जरूरी है और वो शर्माने लगती है। रूम में युकी बच्चों की तरफ देखती है जो उसे घूर रहे होते हैं। किरण उसका नाम पूछती है और वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। सारे बच्चे एक साथ अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं जिससे युकी थोड़ा ओवरवेल्म हो जाती है। रियो कहता है कि लगता है कि बच्ची युकी के साथ कंफर्टेबल है, जिससे वो थोड़ा शर्मा जाती है। किरण उसके सीने पर कूद जाती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल मम्मी जैसे लगते हैं। दूसरे बच्चे भी उन्हें छूने की परमिशन मांगते हैं लेकिन रियो और इनुमाता उन्हें जल्दी से रोक लेते हैं। योशिदा सजेस्ट करता है कि बच्चों की एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें वॉक पर ले जाना चाहिए और बच्चे भी एक्साइटेड होकर दरवाजे की तरफ भाग जाते हैं। वॉक के लिए हर कोई एक एक बच्चे के साथ प्यार होता है। किरण इनुमाता से कहती है कि मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो और छोड़ना मत। योशिदा ताका का हाथ पकड़ता है जो कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए। रियो ट्विन से कहता है कि वो उसके साथ चले और वो मान जाते हैं। कोतारो रियो की तरफ देखता है और रियो युकी से कहता है कि तुम कोतारो का हाथ पकड़ लो क्योंकि वो सबसे शांत है। वो उसका हाथ मांगती है और कोतारो उसका हाथ पकड़ लेता है। युकी और कोतारो हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। युकी को ये सोचकर उस पर बहुत प्यार आता है कि कोतारो कितना क्यूट है। उसे अपनी पुरानी यादें याद आती है जब बच्चे उस पर थूकना या उसकी स्कर्ट उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब कोतारो के साथ रहकर उसे अच्छा महसूस हो रहा है। वो देखती है कि कोतारो रियो के साथ ना होने की वजह से थोड़ा उदास लग रहा है। युकी सोचती है कि वो रो रहा है इसलिए वो उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हैंकी निकालती है। हालांकि उसकी तो सिर्फ नाक छू रही थी जिससे वो डर जाती है। ताका आता है और उसकी स्कर्ट से कोतारो की नाक साफ करने लगता है। हालांकि रियो उसे रोक लेता है। किरण युकी के पास आती है और कहती है अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वो उसे कुछ कीड़े दे देती है जिससे युकी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है, ये सोचते हुए कि मैं कभी भी रियो और इनुमाता जैसे बच्चों को नहीं समझ पाऊंगी। जब वो नर्स के ऑफिस में होश में आती तो रियो आता है और पूछते कि क्या तुम जाके। वो बैठ जाती है और शर्माने लगती है और पूछती कि क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे। रियो कहता है कि योशिदा तुम्हें यहाँ लेकर आया था। फिर वो पूछते कि क्या अब तुम ठीक हो, लेकिन युकी को दुख हो रहा था और वो रियो से कहती है कि मुझे छोटे बच्चों के साथ एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। रियो से तसल्ली देता है कि बच्चों के साथ रहना सच में मुश्किल है। मुझे भी बहती नाक और गंदी चीजें पसंद नहीं है, किसको पसंद होती हैं, बस मुझे आदत हो गई है। मैं भी कीड़ों से चिढ़ जाता हूँ। वो समझाता है कि बच्चे खेलते वक्त कुछ नहीं सोचते, लेकिन जब तुम उनकी आदत डाल लोगे तो तुम उनके साथ रहकर खुशी महसूस होगी। तभी योशिदा खिड़की खोलता है और कहता है कि बच्चे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। किरण शर्मिंदगी के साथ कहती है कि फूल तो कीड़े जैसे डरावने नहीं होते ना।
यूकी फूल ले लेती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। जब वो यूकी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर वो रयू से पूछती कि इनोमाता कहाँ है। रयू कहता है कि वो बस अभी चली गई और उसने मुझे तुमसे इन सब के लिए माफी मांगने को कहा। ये सुनकर यूकी उससे मिलने के लिए तुरंत दौड़ पड़ती है। असल में इनोमाता इस बात को लेकर दुखी थी कि वो जो कुछ भी करे आखिर में सब कुछ बिगड़ ही जाता है। तभी यूकी उसे पीछे से हक कर लेती है और सभी चीजों के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिससे इनोमाता शर्मा जाती है और उसे काफी अच्छा लगता है। अगले सीन में रयू का दोस्त उसे कॉल करता है और मूवी के लिए बुलाता है। रयू मना कर देता है क्योंकि उसे कोतारो का ख्याल रखना था। शिकावा आता है और कहता है कि मैं उसका ख्याल रख लूंगा, तुम जा सकते हो। जब रयू जाने लगता है तो वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए शिकावा का शुक्रिया अदा करता है और कोतारो से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से रहना। कोतारो से लड़ाकर हाँ कहता है। शिकावा रयू को यकीन दिलाता है कि मैं अपनी जान देकर भी कोतारो की रक्षा करूंगा। रयू के जाने के बाद कोतारो को उसके बिना उदासी महसूस होती है, तो शिकावा उससे पूछते कि क्या मैं तुम्हें स्नैक्स ला के दूं, लेकिन कोतारो से लड़ाकर मना कर देता है। शिकावा की स्नैक्स स्ट्रेटेजी से उसका मूड ठीक नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ खेलने के बारे में सोचता है। वो एक बिल्ली जैसे फूल के पौधे को फूलदान से उठा लेता है और कोतारो के सामने हिलाता है और वो तुरंत खुश हो जाता है। उसे लगातार हिलाता है और कोतारो एक्साइटमेंट से शर्मा जाता है। वो पौधा उठाता है और कोतारो उसे तुरंत पकड़ लेता है। इस दौरान रयू अपने दोस्तों से मिलता है। हयातो भी वहाँ आता है और उसके चेहरे पर कांटे का निशान लगा होता है। रयू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। हयातो समझाता है कि मेरे भाई ने मुझे काटा तो मैंने उसे इसके लिए मारा भी। अब जो मूवी वो लोग देख रहे थे उसमें एक लड़की के पास डरावने ज़ॉम्बीज आते हैं जो चिल्लाती है और दौड़ने लगती है। रयू अपने दोस्तों के साथ उस डरावने सीन को देखता है। हालांकि रयू और हयातो को छोड़कर बाकी सभी बहुत डर जाते हैं। हवेली में शिकावा रयू की तस्वीर को एक बॉल पर बनाता है और उसे फेंकता है। कोतारो उस बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो गलती से उसे दूर ढकेल देता है और उसके पीछे हवेली के चारों तरफ भागने लगता है। कोतारो एक कोने पर जाता है और शिकावा कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना। वो एक रूम में पहुंचता है जिसमें एक बड़ी सी विंडो होती है जो कि खुली थी। हवा पर्दे को हिलाती है और टेबल पर रखी किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। वो उससे कहता है कि ये लाइब्रेरी चेयरमैन के स्वर्गीय बेटे और उसकी पत्नी की है। उसे एक पल याद आता है जब चेयरमैन के बेटे ने उससे कहा था, इधर आओ शिकावा, मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार चुटकुले की किताब पढ़ता हूँ। मैं मरने से पहले तुम्हें सिर्फ एक बार हंसते हुए देखना चाहता हूँ। वो याद करता है जब चेयरमैन ने उसे कहा था कि लाइब्रेरी साफ करना बंद करो, अब इसे कोई यूज नहीं करेगा। लेकिन बाद में उसने देखा था कि वो उन दोनों लोगों के लिए लाइब्रेरी खुद से साफ करी है जो कभी वापस नहीं आने वाले। वो टेबल पर रखी किताब उठाता है और कोतारो से किताब देता है। शिकावा से पूछते कि क्या तुम चाहते हो मैं इसे पढ़ूं, और कोतारो सिर हिलाकर हाँ कहता है। इसी बीच चेयरमैन कार से उतरकर हवेली की तरफ जाती है। वो अपने बेटे और उसकी पत्नी को लाइब्रेरी में देखती है और दंग रह जाती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि वो शिकावा है जो कोतारो के लिए किताब पढ़ रहा है। शाम को रयू अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और घर की तरफ दौड़ जाता है। उसी समय शिकावा और कोतारो दरवाजे पर रयू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है कोतारो उठकर अपने भाई की तरफ दौड़ पड़ता है और उसे गले लगा लेता है। शिकावा बताता है कि कोतारो तुम्हें देखने के लिए बेचैन लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया। कोतारो अभी भी अपने भाई से लिपटा हुआ था। रयू कोतारो का ख्याल रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और अपनी पॉकेट से शिकावा के लिए एक ज़ॉम्बी की चेन निकालता है। रयू सोचता है कि शिकावा को वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो तो उसे खुशी खुशी ले लेता है। वो रयू से कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तभी चेयरवुमन आती है और शिकावा को डिनर की तैयारी करने को कहती है, और जैसे ही वो जाता है वो रयू से उसकी मदद करने को कहती है। बाद में रयू शिकावा से पूछते हैं कि तुमने कोतारो के साथ कौन कौन से गेम्स खेले। वो गेटल को लाता है और कहता है कि हमने ऐसे ही स्टैंडर्ड्स गेम खेले, और कोतारो रयू को अपनी बॉल दिखाता है। दिसंबर शुरू हो जाता है और शहर पूरी तरह से क्रिसमस मोड में शिफ्ट हो गया था। कोतारो सेंटा क्लॉज को हर जगह देखकर उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। जब भी वो रास्ते में किसी सेंटा को देखता है तो रुक जाता है। कोतारो सेंटा के कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी को घूरता है और वो आदमी घबरा जाता है। कोतारो एक आदमी को देखता है जो अपने कुत्ते के साथ चल रहा था और गलती से उसे सेंटा समझ लेता है। लेकर पहुंचते ही रयू थकावट के मारे गिर जाता है। वो यूसेदा को सब कुछ बताता है और यूसेदा कहता है कि इसीलिए ही तुम यहाँ लेट पहुंचे। कोतारो एक गैम्बलिंग फायर को देखता है और यूसेदा कहता है कि तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो। रयू कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो इस पर बने सेंटा को देखा है। ताका वहाँ आता है और कहता है कि मैंने टॉय सेक्शन एरिया में एक बहुत कूल सेंटा से मुलाकात करी। तभी यूसेदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सेंटा सिर्फ अच्छे बच्चों के पास आते हैं, लेकिन तुम तो बैड बॉय हो। ताका के आंसू निकल आते हैं और वो कहता है कि मैं तो अच्छा लड़का हूँ। यूसेदा कहता है लेकिन तुम अपना ब्रोकली कभी नहीं खाते। वो जवाब देता है लेकिन मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है, और यूसेदा कहता है इसीलिए तो सेंटा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ताका कहता है अच्छा मैं ब्रोकली खाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाते हयातो यूसेदा को मार देता है, उस पर यह इल्जाम लगाते हुए कि उसने जानबूझकर उसके भाई को डराया। ताका फिर अपने भाई से पूछता है क्या सेंटा हमारे घर आएंगे। हयातो सच बताने ही वाला होता है कि असल में सेंटा नहीं होते, लेकिन रयू उसे रोक देता है और कहता है कि उसका सपना मत तोड़ो। कोतारो ताका के पास आता है और उसका स्वेटर खींचता है। जब वो पलट कर देखता है तो उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे गुड बाय कहता है। ताका पूछता है कि क्या सेंटा आएगा, और कोतारो सिर हिलाकर हाँ कहता है। 18 दिसंबर को किरण आती है और कहती है कि मैंने सेंटा को अपनी विश बताई, लेकिन ये एक सीक्रेट है। उसके पापा रयू से पूछते कि क्या उसने उसकी क्यूटनेस को नोटिस किया, और उसे चेतावनी देते हुए कहते कि वो गलती से भी उसके प्यार में ना पड़े। अगले दिन यूसेदा जमाई ले रहा होता है और बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वो इनोमाता और यूकी को देखते हैं। 20 दिसंबर को ट्विंस आते हैं और कहते हैं कि हमने सेंटा से कहा है कि वो हमें हमेशा के लिए साथ रखें। कोसुके अपने बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट चूज करने के लिए रोते हुए रयू से मदद मांगता है। अगले दिन युकारी अपनी क्यूट सी मिदोरी को पकड़े होती है और कहती है कि मैंने मिदोरी के पापा के लिए एक सेंटा आउटफिट बनाया है। रयू उसे सेंटा कॉस्ट्यूम में इमेजिन करता है और कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, और मिदोरी मुस्कुराती है। बाद में जब रयू अपने जिम आउटफिट में चेंज कर रहा होता है तब वो भी सेंटा बनने के बारे में सोचता है। उसके फूले हुए पेट को देखकर याजुगावा पूछता है कि रयू क्या करने की कोशिश कर रहा है। रयू घबरा जाता है और कहता है कि वो सेंटा बनने की कोशिश कर रहा है। याजुगावा सोचता है कि वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रहा है। यूकी जाकर रयू को देखने की कोशिश करती है, हालांकि उसकी दोस्त उसे बताती है कि लड़के चेंज कर रहे हैं, इस वक्त मत देखो। लड़के पूछते हैं कि तुम अपने भाई के लिए सेंटा बनना चाहते हो ना। एक और लड़का इंटरप्ट करता है और कहता है कि क्या सेंटा बनना तुम्हारे पापा का काम नहीं है।
उसका दोस्त उसे मारता है और कहता है बेवकूफ उसके माँ बाप नहीं है, और वो माफी मांगता है। रियो ने बताता है कि वो कोतारो के लिए सेंटा बनना चाहता है क्योंकि वो सेंटा को लेकर बहुत एक्साइटेड है। एक लड़का चीख कर कहता है कि तुम कितने अच्छे बड़े भाई हो। एक और लड़का इमोशनल हो जाता है और वो रियो को सजेस्ट करता है कि वो ऑनलाइन सूट खरीदे, लेकिन उसका स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा था। वो सजेस्ट करते हैं कि वो चेयरमैन से नया मांग ले, लेकिन रियो चेयरमैन के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता था। या तो सब कुछ सुन लेता है और जिम स्किप करके चेयरमैन के ऑफिस चला जाता है। क्रिसमस ईव पर सुंदर क्रिसमस ट्री को देखकर दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। सेगावा उनके लिए एक शानदार फीस्ट प्रेजेंट करता है। कोतारो खाने के लिए तैयार होता है और रियो कहता है कि ये हम दोनों के लिए ज्यादा नहीं है। सेगावा कहता है चेयरमैन काम पर है इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। इससे कोतारो उदास हो जाता है। सेगावा कहता है कि उसको भी काम है इसलिए वो भी यहाँ नहीं रह सकता। इससे कोतारो और ज्यादा उदास हो जाता है। वो उन्हें मैरी क्रिसमस कहता है और चला जाता है। कोतारो रियो की स्लीव पकड़ता है क्योंकि वो दोनों अकेला महसूस कर रहे थे। रियो से तसल्ली देता है कि तुम्हारा भाई अभी भी यहीं है। वो कहता है कि हम खाने के मजे ले सकते हैं और सेंटा भी जल्दी यहाँ आता होगा। ये सुनकर कोतारो एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो सेंटा की ड्रेस को याद करता है जो उसके दोस्तों ने उसके लिए अरेंज करी थी। वो कोतारो से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो चलता है उसका छोटा भाई उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो पलट कर देखता है और कोतारो को अपने पीछे देखकर हैरान हो जाता है। वो सेंटा कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर बैठता है वो देखता है कि कोतारो पहले से उसके साथ अंदर आ चुका है और रियो के लिए सेंटा कॉस्ट्यूम में बदलना मुश्किल हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है और कोतारो की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि सेंटा आ गया। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो सभी को देखता है जो उन्हें मैरी क्रिसमस विश करते हैं। रियो शर्मा जाता है और कोतारो की आंखें चमक उठती हैं। चेयरमैन रियो के पास आती है और उसके सिर पर गिफ्ट थपथपाती है और कहती है कि मुझे ऐसे बच्चे पसंद है जो मैच्योर होने में फेल हो जाते हैं। वो उसे गिफ्ट देती है और वो उसे ले लेता है। सभी लोग खुश होते हैं, बच्चे, माँ बाप और रियो के दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कोतारो होता है। पता चलता है कि हयातो ने चेयरमैन को रियो के टूटे हुए फोन के बारे में बता दिया था, इसीलिए उसे चेयरमैन से नया फोन गिफ्ट में मिला है। सभी 5 से गिनती शुरू करते हैं और वो एक यादगार तस्वीर लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी लोग मैरी क्रिसमस विश करते हैं और तस्वीर ले ली जाती है। इसी के साथ हमारा प्यारा सा एनीमे यहाँ खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।